अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है ठोकर। ईमान बाबर ने लिखा है, बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की तरफ। नए साल के मौके पर उसकी दोस्त ने एक दावत रखी थी जिसमें उसकी यूनिवर्सिटी के तमाम लड़के और लड़कियां आए हुए थे, मगर उसकी नज़र सिर्फ उसको ढूंढ रही थी। काले लंबे बाल, ब्राउन आंखें और दरमियाने कद वाली इस लड़की ने काले रंग की शर्ट और जीन्स पहन रखी थी और हल्का सा मेकअप कर रखा था। नया साल शुरू होने में अभी वक्त था। वहाँ लोग आना शुरू हो गए थे, मगर इसको जिसका इंतज़ार था वो अभी तक नहीं आया था। वो कब आएगा? उसने कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए अरीसा से पूछा। आ जाएगा डियर, तुम पार्टी एंजॉय करो ना, गोल्डन बालों वाली उसकी दोस्त ने उसको कहा। अरीसा और रिच दोनों स्कूल से दोस्त थी। अरीसा बहुत मॉडर्न थी, जबकि रिच के घर का माहौल थोड़ा इस्लामी था उसकी फैमिली को छोड़कर, लेकिन इसके बावजूद उसको हर किस्म की आज़ादी दी गई थी। यूनिवर्सिटी में रिच फैशन पढ़ रही थी, इसलिए उसको अपने कज़नों की सोच बहुत पुरानी लगती थी। नया साल शुरू होने में कुछ मिनट रह गए थे और अब हर जगह डांस हो रहा था। एक लड़का उसको डांस की दावत देने आता है, मगर वो इसको इनकार कर देती है। कम ऑन आयरिज, कब तक इसका इंतज़ार करोगी? ऐसे तो तुम इंजॉय भी नहीं कर पाओगी। उसने आना हुआ तो आ जाएगा, एरिसा ने उसको कहा। उसको आना होगा, उसने मुझसे वादा किया था। एरिज ने बहुत खुशी के जोश से कहा। तभी गेट से 4 लड़कों का ग्रुप अंदर दाखिल हुआ, जिसमें एक वो था ब्लैक शर्ट जो आस्तीनों से ऊपर गिरेबान खुला होता और गले में एक काले रंग की चेन डाली होती। लो, आ गया तुम्हारा वाला, अब खुश हो जाओ, अरिसा उसको साजिद की तरफ इशारा करते हुए कहती है। एरिज एक पल में उठकर उसकी तरफ जाती है, उसको गले लगा लेती है। हाय ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी लग रही है। वो उसको मिलते हुए कहता है। हाँ, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। एरिज नाराज़ होते हुए उससे कहती है, मेरी जान, अभी नया साल होने में वक्त था और ये नए साल की पार्टी है, तो मैंने तो वक्त पर ही आया हूँ। देखो, बस 5 मिनट रह गए हैं। साजिद घड़ी दिखाते हुए कहता है। यू नो वट, आई हेट यू। एरिज मुंह बनाकर बोलती है। कम ऑन बेबी, इतना भी लेट नहीं हुआ। मैं अब क्या आप इस बात से ब्रेकअप करोगी? वो इसको तंग करते हुए कहता। इसका तो सोचना भी मत, एरिज गुस्से से इसको कहती है। अच्छा ना, चलो आप मूड ख़राब ना करो, इतनी प्यारी लग रही हो, गुस्से में तो जान ले रही हो मेरी। वो उसको गले लगाते हुए कहता है। तभी नया साल शुरू हो जाता है और हर तरफ आतिशबाजी होने लग जाती है। वो दोनों सारी रात नशे में डांस करते रहते। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह रिसा के ही फार्म हाउस में होती, मगर वहाँ साजिद उसको नज़र नहीं आता। कल रात वो दोनों साथ ही डांस कर रहे थे, फिर उसको कुछ याद नहीं होता आगे क्या हुआ था। वो उठकर बाहर हाल में आती है तो वहाँ बहुत सारे से लड़के लड़कियाँ नशे की हालत में सोए होते हैं। वो इनमें अरिसा को ढूंढ तलाश करती है। वो साइड पर उसको सोफे पर सोई हुई मिलती। अरिसा, उठो यार, मुझे बताओ, कल रात मेरी ड्रिंक में किसने नशा मिलाया था? और इसको उठाते हुए पूछती है। आई डोंट नो, साजिद ने शायद। वो नींद में बोलकर फिर सो जाती है। अरिस को थोड़ा अजीब लगता है, फिर वो खुद को सली देने के लिए खुद ही से कहती है। नहीं, वो ऐसा लड़का नहीं है, हम 2 साल से साथ हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया होता तो वो भी अभी मेरे साथ होता। दिल को तसल्ली देने के बाद वो टाइम देखती है, वहाँ सुबह के 10 बज रहे होते। ओह शिट, मामा तो आज मुझे बातें सुना सुना कर मार देंगी। और जल्दी से उठकर वो बाथरूम तक जाती है और खुद को फ्रेश करके घर के लिए निकलती है। आई एम डैम लेट, मॉम विल किल मी। और ड्राइविंग करते हुए खुद से कहती है। घर आते ही वो गेट खोल कर जब अंदर आती है तो उसको अपने ताया की बेटी की आवाज़ ड्राइंग रूम से आती है। नोट अगेन, ये फिर यहाँ आ गई है, इसको भी कोई और काम नहीं होता, जब देखो हमारे घर आता ही हो। खुद से कहती हुई अपने कमरे की तरफ जाने लगती है कि फातिमा बेगम इसको देख लेती। आ गई तुम मदाम? गुस्सा होते हुए वो इसके पास आती है। आ गई हूँ, इसलिए तो आपको अभी नज़र आ रही हूँ। अरे हमेशा वाले अंदाज में बोलती है। तो तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो अरेज, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? वो मज़ीद गुस्सा होते हुए उसको बोलती है। अब आपको मेरी ड्रेसिंग से भी मसला हो रहा है मॉम। इट्स 2023, आप अपनी ये 19वीं की सोच को बदलने, मेरा जो दिल करेगा मैं वो पहना करूँगी। इट्स माई लाइफ। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है। आने तो इसके बाप को, मैं तो तंग आ गई हूँ, इससे इतनी ज़बान चलती है, सब इसकी रुसा की वजह से है।
आवारा एक नंबर की मुझे एक नज़र नहीं पसंद। परेशान होते हुए फातिमा बेगम ने कहा। चाची आप फिक्र न करें, अल्लाह इसको हिदायत देगा। आलिया फातिमा बेगम को तसल्ली देते हुए कहती हैं, बेटा तुम लोग भी तो हो ना, इतने अच्छे पर्दे करती हो, पता नहीं ये किस पर चली गई है। ऊपर से इसके बाबा ने इसको फैशन डिज़ाइनिंग रुकवा दी है, अब तो इसने दुपट्टा लेना भी छोड़ दिया है। वो बहुत परेशान नज़र आ रही थी। आलिया को अपनी चाची की हालत देखकर बहुत बुरा लगा। उनकी एक ही बेटी थी, वो भी इनकी कोई बात नहीं मानती थी। माँ के लिए तो बेटियाँ सहारा होती हैं और उनकी दोस्त होती हैं, उनका साथ देती हैं, और अगर वही बेटी माँ से इसे बात करे तो माँ के दिल पर जो गुजरती वो बस माँ ही जान सकती। बेटा तुम इसको समझाओ कि अच्छी लड़कियाँ ऐसे बाहर नहीं जाती, लड़कों से दोस्ती नहीं करती। वो परेशानी में आलिया से कह रही थी। जी चाची मैं इससे बात करूँगी, अभी वो गुस्से में है, शाम को चाय के वक्त बात करती हूँ इससे। आलिया एरिज के ताया की छोटी बेटी थी, हया वाली, और इस्लामिक स्टडी में मास्टर किया हुआ था। एरिज को वह शुरू से ही नापसंद थी। एरिज कहती थी कि इसको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, जब देखो अपने से बड़े साइज़ के खुले कपड़े पहन कर रखती है, और इस पर और सर पर जब देखो हिजाब किया होता है, जैसे इससे नेक कोई है ही नहीं। एरिज को इसकी मौजूदगी में अपना आप जैसे गायब लगता था। फातिमा बेगम एरिज से ज़्यादा आलिया को प्यार करती थी, उसके सन के खाने बनाती थी जब वो आती, और एरिज को इस वजह से भी आलिया से नफरत थी। वो दोनों हम उम्र थी, लेकिन दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एरिज के कमरे के दरमियान में गोल पे बेड, जिसके ऊपर दरवार पर उसकी बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, और एक साइड पर उसकी अलमारी होती जिसमें बेशुमार कपड़े और जूते थे। कमरे में एक छोटा सा कमरा बना हुआ होता जिसमें वो अपने डिज़ाइंस तैयार करती, और ड्रेसिंग टेबल पर हर ब्रांड का मेकअप पड़ा होता, और कमरे की बाकी दीवार पर भी उसकी तस्वीर लगी होती। एरिज अपने कमरे में आकर गुस्से से सब चीज़ सामान ज़मीन पर फेंक देती, मगर बेड की चादर गिराकर खुद बेड पर उल्टा लेट जाती। नशे क्या वजह से अभी भी उसके सर में वो दर्द हो रहा था। मेरा सर को हाथों में पकड़कर चलाई, फिर दराज से मेडिसिन निकाल कर लेती और कुछ ही पल में सो जाती। एरिज देर तक सोती रही, यहाँ तक कि सूरज गुरूब होने लगा। मगरिब की नमाज़ पढ़कर फातिमा बेगम ने आलिया को आवाज़ दी, जो इस वक्त कुरान की तिलावत कर रही थी। बेटा एरिज को जाकर अब आप उठा दो, सारा दिन सोती रहती है। आप तो इसके बाबा के आने का वक़्त हो रहा है। अब तो इसके बाबा के आने का वक़्त हो रहा है। जी चाची मैं अभी जाती हूँ। आलिया ने कुरान बंद करके अलमारी में रखा और अपना दुपट्टा ठीक करके वो एरिज के कमरे की जानिब चली थी। पता नहीं ये लड़की कब ठीक होगी, फातिमा बेगम ने एरिज को सोचते हुए फिक्रमंदी से कहा। एक बार दस्तक दी तो कोई जवाब नहीं आया। 3 बार दस्तक देने पर कोई जवाब न आया तो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। कमरे में हर तरफ सिगरेट का धुआं फैला था। यकीनन वो सिगरेट नोशी करती रही थी, और अरीज उल्टी होकर बेड पर लेटी हुई थी। आलिया ने आगे होकर कमरे की लाइट ऑन की तो अरीज ने गुस्से से मुंह पर चादर डाली। अरीज उठो, मगरिब का वक़्त हो गया है और कितना सोना है, जस्ट गो अवे। अरीज ने गुस्से से कहा। यार मुझे चाची ने कहा है कि मैं तुम्हें बुला लाऊं, चाची भी बस आने वाले हैं, प्लीज़ उठ जाओ। आलिया बहुत प्यार से उसको उठा रही थी। अपनी इस चाची को बोल देना कि मेरी फिक्र छोड़ दें, मुझे जब आना होगा मैं आ जाऊंगी नीचे, और अब तुम अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से। अरीज ने बहुत गुस्से से उसको धक्का देते हुए कहा। आलिया खुद को संभालते हुए वहाँ से उठी और अरीज को एक नज़र देखकर मुस्कुराया। वहाँ से नीचे आ गई। फातिमा बेगम किचन में रोटियां बना रही थी कि उसको देखकर बाहर आई, और एक नज़र उसके पीछे देखा और अपनी मुंशी से कहा, नहीं आई वो। आलिया ने एक मुस्कान वहीं उस मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं। फातिमा बेगम खामोशी से वापस किचन में चली गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह सुफियान साहब थे। आलिया बेटा देखो चाचू आए होंगे, किचन से आवाज़ आई। जी चाची। इसने जाकर दरवाज़ा खोला, सुफियान साहब को सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम मेरा बेटा, मैं ठीक हूँ, आप बताओ भाईजान कब चले गए? जी वो तो सुबह से ही कराची चले गए थे, मैं और अब्दुल्ला भाई यहाँ आ गए। अच्छा ये तुम दोनों ने अच्छा किया, अब यहाँ 10 दिन अकेले रहते अच्छा है, हमारे घर ही रहो। ये अब्दुल्ला नज़र नहीं आ रहा, कहाँ है? सुफियान साहब ने इधर उधर देखते हुए पूछा। भाई तो अभी काम पर हैं, आने वाले हैं, वो भी ईशा की नमाज़ पढ़कर ही आते हैं वो। आलिया ने तफसील से बताया। माशाल्लाह तुम दोनों की परवरिश भाई साहब ने बहुत अच्छी की है। उन्होंने उसको सर पर प्यार देते हुए कहा। आलिया अब्दुल्ला एरिज से के ताया के बेटे थे। माँ की वफ़ात के बाद से इमरान साहब ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन उनकी दूसरी शादी ने उनके बच्चों को कबूल नहीं बीवी ने दूसरे बच्चों को इनके लेकिन उनकी दूसरी बीवी ने इनके बच्चों को कबूल नहीं किया, इसलिए वो हर महीने कुछ दिनों के लिए कराची अपनी दूसरी बीवी के पास चले जाया करते थे। अब्दुल्ला सबसे बड़ा था।
माँ के बाद बाप से ज़्यादा भाई ने ही दोनों बहनों को पाला था। बड़ी बहन की शादी के बाद वो दोनों बहन भाई रह गए थे। अब्दुल्ला का बचपन में ही उसकी अम्मी ने आयरिश के साथ रिश्ता कर दिया था। सुफियान साहब को शुरू से ही अब्दुल्ला बहुत पसंद था। ज़हीन काबिल मेहनत करने वाला और अच्छा बिजनेसमैन। इसमें हर वो बात थी जो एक अच्छे लड़के में होनी चाहिए। लेकिन आयरिश को आलिया की तरह उससे भी हमेशा से नफरत थी। उसको वो बहुत छोटी सोच का लगता था जो अपनी बहन को हमेशा पर्दे में रखता। यही वजह थी जब घर में उसकी और अब्दुल्ला की शादी पर बाकायदा मंगनी की बात की जाती तो आयरिश बहुत बातें सुनाया दिया करती। ईशा के बाद अब्दुल्ला भी काम से वापस आकर आते ही बुलंद आवाज़ में सबको सलाम किया। इस वक्त आलिया और फातिमा बेगम किचन में खाने की तैयारी कर रहे थे कि आलिया भाई की आवाज़ सुनकर बाहर आ गई। भाई आप आ गए, गले लगते हुए वो अपने जान से प्यारे भाई को कहती, जी भाई की जान कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? फातिमा बेगम बाहर आते हुए उसको प्यार करती। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। चाची चाचू कहाँ हैं? वो अपनी स्टडी में हैं। चलो तुम बातें करो, मैं खाना लगाती। इतना कहकर वो आलिया के साथ किचन में आ गई। किचन में आकर वो परेशानी में ऊपर सीढ़ियों को देखती जहाँ अभी भी अरिश के कमरे का दरवाज़ा बंद होता। मैं क्या करूँ इस लड़की का, ये कब आएगी नीचे? अब तो रात होने को आ गई है। चाची अगर आप बोलें तो मैं फिर जाकर बुला लाऊँ उसको। आलिया उनको फिक्रमंद होते देख कर कहती, नहीं अब की बार मैं खुद जाऊँगी। इतना कहकर वो इसके कमरे की तरफ जाती है। इस बार दरवाज़ा अंदर से बंद होता। वो दस्तक देती है और आदित्य को आवाज़ लगाती मगर कोई जवाब नहीं आता। अरे 10 मिनट के अंदर अंदर नीचे हो तुम, वरना मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगी तुम सुबह किस हालत में घर आई हो। गुस्से में बोलकर वो वापस नीचे आ जाती है। अरेंज मुसलसल 12 बजने पर उठ जाती है और फातिमा बेगम की धमकी से फ़ौरन तैयार होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। जब वो नीचे आती है तो इस वक्त आलिया टेबल पर खाना लगा रही होती है। उसने नेवी ब्लू कलर की तंग कमीज़ चोरीदार पजामा के साथ पहन रखी थी और गर्दन के गिर नेट का दुपट्टा लपेटा हुआ था। बाल हमेशा की तरह आगे से कैचर की मदद से बंद किए होते। क्या बना है आज? किचन में आते हुए वो आलिया से पूछती है। बिरयानी, चिकन कढ़ाई और चाचू के लिए रोटियाँ। हाँ, आलिया उसको बताती है। हूँ आइस फ्रिज में से पानी निकालते हुए वो कहती है, कुछ देर में खाना लगा दिया जाता है और वो सब लोग टेबल पर बैठकर खाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो बेटा आप शादी का क्या इरादा है? सफियान साहब उजला से खाते हुए पूछते हैं। चाची पहले आलिया की करूँगा फिर ही अपना सोचूंगा। अब इसकी भी पढ़ाई ख़त्म हो गई है। बहुत अदब के साथ जवाब आता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। काश मेरा कोई बेटा होता तो मैं आलिया को अपनी बहू बना लेता। दोनों बहन भाई एक ही घर में रहते। सुफियान साहब बहुत मज़े से कहते, जिनकी बात पर अब्दुल्ला मुस्कुराने लगा था। जबकि अरिश को गुस्सा आ जाता है। वो ज़ोर से चम्मच प्लेट में मारती जिस पर सब उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। अब्दुल्ला अपने के लिए उसकी नापसंदगी से वाकिफ़ होता है लेकिन वो इसकी वजह नहीं जानता। पापा मुझे दोस्तों के साथ अगले हफ्ते इस्लामाबाद जाना है घूमने। अरिश खाने के बीच में कहती है, लेकिन बेटा इतनी दूर, वो भी अकेले? पापा मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो मैं गुम हो जाऊँगी। यूनिवर्सिटी की सभी लड़कियाँ जा रही हैं और ईसा भी तो होगी मेरे साथ। इस पर बाद में बात करते हैं। सुफियान साहब वापस से खाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। रिच को उनके इस जवाब पर गुस्सा आता है लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। बेटा खाना तो खा के जाओ। फातिमा बेगम उसको आवाज़ देती है, मुझे भूख नहीं। इतना कहकर वो रुकती नहीं और वहाँ से उठकर चली जाती। अब्दुल्ला उसको जाते हुए खामोशी से देखता रहता है और आलिया में उसी से सर नीचे कर लेती है। ऊपर कमरे में आकर अरिश गुस्से से दरवाज़ा बंद करती है और दराज से सिगरेट निकाल कर पीने लगती है। व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन? गुस्से से वो खुद में बड़बड़ाई गई। सिगरेट पीते हुए वो बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है और मोबाइल में साजिद का नंबर मिलाती। हाय बेबी, कैसी हो? साजिद फ़ोन उठाते ही बोलता, पहले तुम मुझे ये बताओ कल रात को मेरी कोल्ड ड्रिंक में नशा तुमने मिलाया था? कम ऑन यार, मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुमने खुद वो वाला गिलास उठाया कर पिया था। फिर जब तुम नशे में गुम होने लग गई तो मैं तुम्हें बेड पर लटा कर वहाँ से आ गया। साजिद ने बहुत मासूमियत से कहा। अच्छा, आरिज ने कहा। क्या बात है, आज बहुत गुस्से में लग रही? क्या बताऊँ यार, घर में फिर मेरी और इस अब्दुल्ला की शादी की बात हुई। अरज ने कहा। ओह तो ये बात है, इसलिए मुंह बना हुआ है आपका। साजिद ने कहा, यार तुम कब अपने पेरेंट्स को मेरे घर लाओगे? अब पापा और नहीं मेरे सुनेंगे। अरज ने बेचारगी में कहा, यार ये तुम क्या मिडिल क्लास वाली लड़कियों की तरह बातें कर रही हो? बोला है कि ले आऊँगा, अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ। उसे मैं शादी की बात कैसे करूँ? साजिद गुस्से से बोला, इसमें मिडिल क्लास वाली लड़कियों की क्या बात है? और वैसे भी तुमने तो अपने पापा का बिजनेस ही संभालना है तो मंगनी करने में क्या मसला है? कम ऑन यार, ये बच्चों वाली ज़िद अभी ना करो। मैं सोचता हूँ, अभी मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, बाद में बात करता हूँ।
इतना बोलकर वो कॉल काट देता। एरिज बेबसी की हालत में फ़ोन को देखने लगी। साजिद कॉल बंद करने के बाद एक और सिगरेट नशे का लेता और गुस्से में एरिज को 2-3 गालियाँ निकालता। ओ भाई क्या हो गया है, क्यों गालियाँ दे रहा है, लड़ाई कर ली क्या अपनी वाली से? इसका दोस्त उससे बोलता है लड़ाई क्या करूँ मैं इससे, फिर से शादी वाला जीन चढ़ गया है। कहती है अपने पेरेंट्स को भेजो। उफ ये लड़कियाँ भी ना। उसका दोस्त हंसते हुए कहता है कसम से सारा मूड ख़राब कर दिया। साजिद को गाली देते हुए कहता है अच्छा छोड़ो इसको, आ जाए जाओ अड्डे पर चलते, तेरा मूड अच्छा हो जाना। क्या यार वहाँ बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और जो पैसे देकर डांस देखना वो मैंने कल फ्री में कल अरिज का देख लिया था। हंसते हुए वो कहता है तो फिर भी ऐसे पूरी फिल्म है। उसको क्या शक नहीं हुआ कि तुमने रात को नशा मिलाया था इसको ड्रिंक में? इसका दोस्त उससे पूछता है शक कैसा शक, मैदान मेरे से प्यार करती है, इसको कुछ पता ही नहीं चला। एक शैतानी हंसी के साथ वो अपने दोस्त को कहता है, फिर दोनों दोस्त हंसने लग जाते हैं। लड़कियाँ भी कितनी बेवकूफ़ होती हैं, ज़रा सी तारीफ की भूखी कोई उसके उसकी तारीफ क्या कर दे और 2-3 दिन ख्याल क्या रख ले वो इसको प्यार समझ लेती हैं। रात के खाने के बाद फातिमा बेगम और सुफियान सब अपने कमरे में चले गए, जबकि आलिया अपने और अब्दुल्ला के लिए चाय बनाने लग गई। अब्दुल्ला बाहर घर के बाग में चक्कर लगा रहा था, जब उसकी नज़र ऊपर बालकनी में खड़ी आतिश पर जाती है, जो रोते हुए सिगरेट के कश लगा रही होती है। अब्दुल्ला हैरान नज़रों से के साथ उसको देखने लग जाता है। आतिश की नज़र जब अब्दुल्ला से टकराती है तो वो फ़ौरन अंदर की तरफ चली जाती है। अब्दुल्ला बेयकीनी के आलम में वहीं खड़ा रहता है। भाई चाय तैयार है, कहाँ लेकर आऊँ? अंदर से आलिया की आवाज़ आई। ऐसा करो स्टडी में ले आओ, मैं वहीं जा रहा हूँ। इतना बोलकर स्टडी की तरफ चला जाता है। आलिया चाय लेकर आती है तो अपने भाई को किसी सोच में गुम पाती। भाई आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं यहाँ रख दो चाय। आलिया चाय रख कर जाने लगती तो अब्दुल्ला उसको आवाज़ देकर रुक लेता है। आलिया मुझे कुछ बात करनी है, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। वो भाई के सामने वाले सोफे पर बैठ जाती है। जी भाई। आलिया ये अरेज क्या अब स्मोकिंग भी करने लग गई है? अब्दुल्ला को संजीदा को पूछते हैं। आलिया डर जाती है और भाई से नजरें चुरा कर कहती है भाई मुझे भी आज ही इस बात का इल्म हुआ है। वो मुझे लगता है अभी घर में किसी को भी नहीं पता कि ये बात। चाचू को इस पर नज़र रखनी चाहिए और वो लगता है गलत लोगों की सोबत में बैठ रही है। अब्दुल्ला अफसोस से कहता है हाँ इस मामले में हम क्या कर सकते हैं, वो उनकी औलाद है, हमें कोई हक नहीं उनके घर के मामले में कुछ बोलने। आलिया मुंह बना के कहती है आलिया कल को वो लड़की अगर मेरी बीवी बन जाती है तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा ये सब। और इस किरदार की लड़की से मैं कभी शादी नहीं कर सकता, लेकिन मेरी माँ की ज़ुबान का सवाल है इसलिए मैं इनकार नहीं कर सकता। तुम इससे बात करो अपनी, ये ना सही कि कम अज़ कम इस खानदान की इज़्ज़त का ख्याल करें। अब्दुल्ला गुस्से से बोलता है जी ठीक है भाई मैं करूँगी बात, आप गुस्सा ना करें। आलिया डरते हुए कहती है। स्टडी से निकलकर वो एरिज के कमरे की तरफ जाती है। जब भी यहाँ आती है तो वो और एरिज एक ही कमरे में सोते हैं। एरिज अपने बेड पर जबकि आलिया नीचे ज़मीन पर, क्योंकि एरिज को किसी के साथ कुछ भी शेयर करने की आदत नहीं होती। राधा खुद अंदर आती तो एरिज इसको अपने वर्किंग एरिया में काम करती नजर आती। पास आकर आलिया इसको सलाम करती है। वो एक नज़र इसको देखकर सहला देती। सुनो आलिया एक बात तो बताओ। एरिज इसको अपना बिस्तर बनाता देखकर कहती है जी एरिज यार तुम्हारा सांस नहीं बंद होता हर वक्त हिजाब में। या उसके सवाल को मुस्कुरा देती है और फिर कहती है हिजाब में भी किसी का सांस बंद होता है, ये तो उल्टा हमें सांस देता है, ईमान का सांस, हिफाजत और दिल को सुकून। वट एवर, तुम्हारे भाई ने तुम्हें भी अपने जैसा बना दिया है। इतनी आबादत तो पर्दे करके थकती नहीं हो, बस 5 वक्त की नमाज ही काफ़ी होती। आदिया उसको मुस्कुरा के देखती है और फिर एक लंबा सांस लेकर कहती है नमाज तो हम सब पर फ़र्ज़ होती है हारिज, वो तो लाजमी है जिसम के लिए, लेकिन रूह को भी कुछ चाहिए होता है, वो है अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के हुक्म की तामीर जो कि कुरान ने हमें देता है। अरिज उसको देखती रहती है, फिर तंग आकर बिना कुछ बोले अपने काम में लग जाती है। आलिया भी मुस्कुरा कर अपना बिस्तर बनाने लग जाती है। इन दोनों में हमेशा उसे ही बात होती थी ना होने के बराबर। रिच को उसका हर बात पर सलाम को बीच में लाना बुरा लगता था। इसको लगता था वो अपने दीन पर गरूर करती है और ये सब उसका भाई सिखाता है। आलिया ये तुम क्या कर रही हो? अरे जिसको मुसलसल किताब में खोया हुआ देखकर पूछती है। नावल पढ़ रही हूँ। कौन से? जन्नत के पत्ते। पता है ये निम्रा अहमद का मशहूर तरीन नावल है, इसको पढ़कर दिल करता है कि हम हिजाब व पर्दा करें। आलिया बहुत मज़े से इसको इस किताब के बारे में बताती है। उफ पता नहीं तुम क्या क्या पढ़ती रहती हो, ये नावल से इंसान का दिमाग ख़राब कर देती। अरिज ने मुँह बना के कहा अब ऐसा भी नहीं, कुछ नावल से इंसान की ज़िंदगी में भी बदल देते हैं, जैसे पीरे कामिल, जन्नत के पत्ते और भी बहुत सी। और जो भी बोलो तुम, मैं तो कभी अपना वक़्त और पैसा इन पर ज़ाया ना करूँ। अरिज कंधे उछाल कर बोलती। आलिया इसको देखकर हंसी, फिर बोली मुझे यकीन है एक दिन तुम ये किताब पढ़ोगी।
और वो दिन कभी नहीं आएगा। एरिज इतना कहकर लेट जाती है। आलिया भी कमरे की लाइट ऑफ करके के सो जाती है। फातिमा बेगम इस वक्त अपने कमरे में होती जब सुफियान साहब अलमारी से किताबें निकाल रहे थे। वो एरिज की वजह से बहुत फ़िक्रमंद होती हैं। इसी सिलसिले में वो आज सुफियान साहब से बात करने वाली होती। वो मुझे आपसे एरिज के बारे में बात करनी है। फातिमा बेगम को पुकारती है। एरिज के बारे में है खैरियत तो है ना बेगम? वो अपनी किताब बंद करते हुए उनको देखते हैं। पता नहीं एरिज के बाबा, मुझे आप इस लड़की की बहुत फिक्र होती जा रही है। साफ साफ बोलो बेगम, कुछ वह क्या है? बस मैं चाहती हूँ कि अब हम अब्दुल्ला और रिच की बाकायदा मंगनी कर दें। वो आजकल अच्छे लोगों में नहीं बैठ रही। रात को वो जिस पार्टी की किस्म की पार्टी से आई है वो भी ठीक नहीं थी। और वो अरिसा एक नंबर की आवारा लड़की है। आप कभी इसको इस्लामाबाद जाने की इजाज़त ना देना। मैं तफसील से बताती हूँ। मुझे भी अंदाज़ा हो रहा है वो आजकल कुछ गलत कर रही है। मैं कल भी भाई साहब को फ़ोन करके मंगनी की बात करता हूँ। इसी हफ्ते इन दोनों की मंगनी करवा देते हैं। तो फिर साहब ने फिक्रमंद होते हुए कहा, जी बेहतर। फजर के वक़्त आलिया उठी और वज़ू करने के लिए वॉशरूम जाती है। वज़ू कर रही होती है, उसकी नज़र पास रखी बास्केट में जाती है जहाँ सिगरेट होती। आलिया ये सब देखकर हैरान और उदास हो जाती है। आयरिश पहले तो ये ऐसी नहीं होती थी। दिल ही दिल में वो सोचती, फिर बाहर आती है, नमाज़ अदा करती है। नमाज़ पढ़कर वो आयरिश को उठाती है। आयरिश उठो, फजर की नमाज़ पढ़ लो। वो नींद में बोलती है। आलिया उसके पास बैठकर एक बार फिर बहुत प्यार से उसको उठाती है। आयरिश नमाज़ को इनकार नहीं करते हैं। उठ जाओ और ना, फिर तुमने यूनिवर्सिटी भी तो जाना है। यूनिवर्सिटी का नाम सुनकर वो फ़ौरन उठ जाती है। उसने साजिद से भी तो मिलना था आज। उसको याद आता है, हाँ हाँ उठ गई, पढ़ती हूँ नमाज़। इतना कहकर वॉशरूम में चली जाती है। और जब बाहर आती है तो आलिया अपना बिस्तर उठा रही होती। लेकिन इतनी जल्दी क्यों उठा रही हो? तुमने कभी तो कहीं नहीं जाना। सो जाओ और ज़रा सा। तुम्हें पता भी है मैं फजर के बाद नहीं सोती। कुरान मजीद पढ़ने जा रही हूँ। मैं और अब्दुल्ला भाई भी मस्जिद से आने वाले हैं। उनके लिए भी तो चाय बनानी है। इतना बोलकर वो कुरान लेकर बाहर चली जाती है। तो उसने नमाज भी बाहर ही अदा की थी। और इसको समझ नहीं आई वो कमरे में क्यों नहीं पढ़ती थी। और इसने भी नमाज़ पढ़ी और मोबाइल लेकर मैसेज चेक किए, लेकिन वहाँ साजिद का एक भी मैसेज नहीं था। शायद वो मेरे से नाराज़ हो गया। अरीश ने दिल में सोचा, शायद नहीं, यकीनन वो मेरे से नाराज़ है। इतना कहकर वो अपनी अलमारी में से उसकी पसंद की ड्रेस निकालती है और तैयार होने चली जाती है। जब वो तैयार होकर बाहर आई तो आलिया उसको कमरे में मिलती और वो बालकनी में खड़ी अपने भाई का इंतज़ार कर रही वो बालकनी में खड़ी अपने भाई का इंतज़ार कर रही होती। क्या बात है, तुम्हारा भाई नहीं आया क्या अभी तक? अरे जो उससे पूछते हैं, बस आने वाले होंगे। वो नमाज के बाद जिम जाते हैं ना? आलिया उसको बताती है। ओह वाह, मुझे लगता है वो बस मस्जिद और ऑफिस तक ही जाते हैं। आलिया उसकी बात में मुस्कुरा देती है। आलिया एक बात तो बताओ, ये तुम मेरे कमरे में नमाज क्यों नहीं पढ़ती? वो मैं इसलिए नहीं पढ़ती क्योंकि तुम्हारे कमरे में तस्वीरें लगी होती हैं और जहाँ तस्वीरें हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अरे जिसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, मैं लोगों को नहीं अपने रब को राज़ी करना हो। जो कुछ मेरे अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है वो मैं कैसे कर सकती हूँ? अच्छा है, बस बस। वो देखो तुम्हारा भाई आ रहा है। अरिश दूर से आती है, अब्दुल्ला की तरफ इशारा करती है। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम भी अब नीचे आ जाओ। सब उठ गए हैं, मिलकर नाश्ता करते हैं। आलिया उसको कहकर नीचे चली जाती है। अरिश हाँ में सहलाकर मेकअप करने लग जाती है। आलिया नीचे आते ही भाई को सलाम करती है जो अभी अंदर आ रहा होता है। भाई आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए चाय आपके कमरे में लाती हूँ। आलिया अब्दुल्ला को कहती है, नहीं ऐसा करो, बाहर गार्डन में ही ले आओ ना। चाचू भी वहीं हैं, उनसे भी बात पूछ लूँ। लो मैं 10 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर अपने कमरे में चले जाता है। और आलिया चाचू के चाय का पूछने, अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम सलाम मेरा बेटा, मैं ठीक हूँ। इतनी सुबह उठ गई? जी मैं तो फजर के बाद सोती नहीं हूँ, भाई ने जो आना होता है। अच्छा चाचू आपके लिए चाय बनाओ? मैं अब्दुल्ला भाई के लिए बनाने जा रही हूँ। हाँ मेरा बच्चा, क्यों नहीं, ज़रूर बनाओ। आलिया मुस्कुराकर वहाँ से किचन में चली जाती है। उसने हमेशा की तरह हिजाब लिया होता है और गले में अलग से दुपट्टा डाला होता है। स्किन कलर की शलवार कमीज़ में वो प्यारी लग रही होती है। फातिमा अब्दुल्ला तैयार होकर बाहर आता है। ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहनी होती है, हाथों में ब्लैक कोट पकड़ा होता है। वो बाहर आकर चाचू के साथ बैठ जाता है। हाँ तो जनाब ऑफिस कब तक निकलना है? सुफियान साहब उससे पूछते हैं। बस 9 बजे तक। वो मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारे अब्बू से मेरी रात को बात हुई है, अब मैं तुम्हारी राय लेना चाहता हूँ। एकदम से संजीदा को सुफियान साहब पूछते हैं, खैरियत तो है ना चाचू? मेरी राय किस सिलसिले में? अब्दुल्ला परेशान होकर पूछता। डरो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने भाई साहब से तुम्हारी और एरिज की मंगनी की बात की है और इस हफ्ते को हमने सोचा है छोटी सी मंगनी की तरकीब कर ली जाए। तुम क्या कहते हो? चलो के लिए। अब्दुल्ला खामोश होता है, फिर सर नीचे करके बहुत अदब से जवाब देता है, मुझे कोई भी मसला नहीं है चाचू, लेकिन आप एक बार एरिज से ज़रूर पूछ लेना। बचपन की बात और थी, अब उनके दांत और सोच बदल चुकी है। अब मैं नहीं चाहता इस पर कोई जोर या ज़बरदस्ती की जाए। मुझे तुमसे इस तरह के ही जवाब की उम्मीद थी। हाँ मैं इससे ज़रूर पूछूंगा और सब कुछ देख कर ही फैसला करूँगा। मेरे बेटे तुमने मुझे खुश कर दिया। इतने में आलिया चाय लेकर आ जाती है और वो तीनों बैठकर चाय पीते। एरिज अपने कमरे में बैठी मुझसे साजिद को कॉल कर रही होती है और वह हर बार बिजी
आ रहा होता है। इसी परेशानी में उसको नीचे से फातिमा बेगम की आवाज़ आती है, अरे बेटा आके नाश्ता कर लो, कमिंग मोम। इतना कहकर वो अपना बैग उठाती है और एक नज़र शीशे में अपने आप को देखती है। ब्राउन और वाइट कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहनकर, गले में ब्राउन स्कार्फ लिया होता है और बालों को हाई पोनी में किया होता है। नीचे आती है कि उसने बुलंद आवाज़ में सबको सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, है नाश्ता करें हमारे साथ, सुफियान साहब ने कहा। अब्दुल्ला की नज़र आयरिश पर गई तो उसको रात वाला वाक़या याद आया। उसने फ़ौरन उसे नज़रें हटाकर प्लेट पर कर ली। बेटा यूनिवर्सिटी जाने से पहले ज़रा मेरे कमरे में आना, मैंने और फातिमा ने तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सुफियान साहब नाश्ते की टेबल से उठते हुए कहते हैं, अच्छा बाबा मैं आ रही हूँ। इतना कहकर वो भी उनके पीछे चल पड़ती है। अब्दुल्ला और आलिया खामोशी से अपना नाश्ता कर रहे होते हैं। भाई आपको क्या लगता है, आलिया हाँ बोलेगी या इनकार करेगी? आलिया अब्दुल्ला से पूछती है, वो हाँ करेगी या इनकार? की उसकी ज़िंदगी है, लेकिन मैं इनकार की वजह जानना चाहूँगा। अगर इनकार करती वो इतना बोलकर अपने मोबाइल में लग जाता। पापा मैं अंदर आ जाऊँ, अली की इजाज़त लेते हुए कहती है, जी आ जाओ बेटा। पापा इसी का ऐसी क्या बात करनी है आप दोनों ने जो मुझे ऐसे अकेले में बुलाया? बात बस इतनी है कि हम दोनों ने एक फ़ैसला किया, उम्मीद है कि तुम इसको समझोगी। सुफियान साहब फातिमा बेगम को देखते हुए कहते हैं, कैसा फ़ैसला है? अलीज कुछ उलझ जाती है। देखो बेटा, जैसे तुम्हें पता है बचपन में तुम्हारी अब्दुल्ला की शादी की बात की थी भाभी ने, तो अब हमारा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, तो इसलिए मैंने और भाई साहब ने ये फैसला किया कि इस हफ्ते तुम दोनों की बाकायदा मंगनी कर दी जाए। हमारे पेपर से पहले निकाह और उठती पेपर्स के बाद वो बहुत साफ लहजे में उसको बताते। आरिश को खुद पर ज़मीन तंग होती महसूस हुई। एकदम से उसको गुस्सा आ जाता है, लेकिन पापा लिहाज करते हुए खामोश रहती। लेकिन पापा एकदम से ये सब क्यों? एकदम से कहा, मैं तो कब से क्या यही चाहता था, तुम्हारी स्टडी की पढ़ाई की वजह से चुप था, लेकिन अब तो पढ़ाई का बहाना नहीं बना सकती। लेकिन मैं अब्दुल्ला से शादी नहीं करना चाहती। वो फिर क्यों ही? उन्हीं की बेटी थी, साफ बात करने वाली, फिर किससे करना चाहती? इस बार फातिमा बेगम गुस्से से बोलती, अभी मैं आप दोनों को इसका नहीं बता सकती, लेकिन बहुत जल्द वो अपने पेरेंट्स को यहाँ लेकर आएगा। वह डरते हुए लेकिन गुस्से में सब बता देती है। फातिमा बेगम को इस पर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में इस पर हाथ उठाने ही लगती है कि सुफियान साहब की आवाज़ पर रुक जाती है। फातिमा नहीं, और तुम अरे वो जो भी है इसी को बोलो आज शाम मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिले, मैं देखूँ वो कौन किसकी वजह से तुम इतनी ज़बान चला रही हो। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चले जाते हैं। अरे जिनको जाता देखती फिर अपने आंसू साफ करके खुद भी बाहर निकल जाती है। वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकल रही होती है कि सुफियान साहब की आवाज़ पर रुक जाती है। अरिश ड्राइवर के साथ नहीं जाओगी आज? अब्दुल्ला तुम ही इसको यूनिवर्सिटी छोड़कर आओ और लेकर भी तुम ही आओगे? वो पहले अरिश को फिर अब्दुल्ला को देखते हुए कहते हैं, जी चाचू। अब्दुल्ला इतना कहकर अपनी गाड़ी की चाबी निकालते हैं और उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन पापा अरिश कुछ बोलने लगते हैं कि सुफियान साहब उसकी बात काट देते हैं। बस जितना मैंने कहा है इतना करो। सुफियान साहब गुस्से से बोलते हैं। अब्दुल्ला ने आज तक उनको इतने गुस्से में नहीं देखा था। और दोनों बाहर आ जाते हैं। अब्दुल्ला उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है। वो बिना उसको देखे गुस्से से गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। अब्दुल्ला भी बिना कुछ बोले अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। गाड़ी में काफ़ी देर तक खामोशी रही। अतनी मोबाइल में मुसलसल किसी को मैसेज करने में मसरूफ़ थी, जबकि अब्दुल्ला खामोशी से गाड़ी चला रहा था। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद वो एक नज़र अरिश को भी देखता। वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। अब्दुल्ला ने तंग आकर खामोशी तोड़ ही दी। अरिश क्या बात सुनना? उसने इसको देखे बिना कहा। अरिश ने एक नज़र देखकर उसको मुँह में जवाब दिया, तुम्हें पता है ना घर में हमारी शादी के सिलसिले में बात हो रही है, क्या तुम इस फैसले से खुश हो? उसने बहुत आराम से इससे ये सवाल किया था। मेरे खुश होने या होने से यहाँ किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? अरिश ने बेजारी से कहा। फ़र्क पड़ता है मुझे अरेज, मुझे फ़र्क पड़ता है। मैं ऐसे किसी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता जो मुझे पसंद ना करती हो या उसके दिल में कोई और हो। उसने दो टक अंदाज में कहा। अरेज कुछ पल के लिए उसको देखती रही, फिर असता से बोली, आपको किसने कहा कि मैं आपको पसंद नहीं करती या मैं किसी और को पसंद करती हूँ? बच्चा नहीं हूँ मैं जो लोगों की नज़रों को ना जान पाऊँ। अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो तुम इनकार का हक़ रखती हो, मगर एक बात याद रखना, अगर हमारी मंगी हुई ही और तुमने फिर मंगनी हो गई और तुमने फिर कदम पीछे करने की कोशिश की, तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरे चाचू की बेटी हो। इसलिए बेहतर यही है कि जो भी फैसला करो सोच समझ कर करो। अब्दुल्ला का अंदाज ऐसा मुल्की गुस्से वाला था। आप मुझे डरा रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? अरीज ने पूछा। तुम इनको दोनों समझ लो बस। अगर तुम्हारी निस्बत मेरे से एक बार हो जाती है तो मैं किसी सूरत भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं हर रिश्ते को बहुत दिल से निभाता हूँ और इसमें बेवफाई माफ़ नहीं करता। अरे इसको देखती रही और वो आज उसको अपना कज़न नहीं एक गैरतमंद आदमी लग रहा था। उसके बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई और अरिज को यूनिवर्सिटी आ गई। अब्दुल्ला ने गाड़ी से निकलते हुए पहले अरिज को एक बार फिर आवाज़ दी, अरिज मेरी बातों को से डरो नहीं, मैं बस तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि सब कुछ सोच कर मेरे साथ किसी रिश्ते में आना। वफ़ा भी अपनी जान से ज़्यादा करूँगा, लेकिन एक ही शर्त पर कि तुम इस रिश्ते को खुशी से कबूल करो। इतना बोलकर वो रुका नहीं, गाड़ी गेट से बाहर आ गई और अरिज बुदबुदी उसकी बातें सोचती रही। अरिज आपका ध्यान कहाँ है? क्लास में टीचर की आवाज़ पर वो एकदम डर जाती। सर कहीं नहीं, खुद को होश में लाते हुए वो कहती, अंदर
आइंदा ख्याल रखना। मेरी क्लास में इस किस्म की लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करता। जी सर, क्या हुआ? इट्स एवरीथिंग ओके? अरसा पूछते हाँ से यार सब ठीक है। आंखें मलते हुए वो कहती है लग तो नहीं रहा। क्या साजिद से लड़ाई हुई है? साजिद वो अब्दुल्ला की बातों में इतना गुम हो गई थी कि उसको साजिद का ख्याल तक ना आया। कहाँ है साजिद? अरीज पूरी क्लास में नजर घुमाते हुए पूछती। सुबह मैंने उसको बाहर शहर के साथ कैंटीन में देखा, उसके बाद से नज़र नहीं आया। रुसा रुसा तफसील से बताती है शहर के साथ। आर यू सीरियस? इन दोनों की तो दोस्ती ख़त्म हुए महीने हो गए हैं। नहीं, वो शहर ही थी तो खुद अभी जाकर देख लेना। वो इसको बताती है। इसका ये सुनकर मूड और ऑफ हो जाता है। पहले सुबह बाबा से लड़ाई, फिर अब्दुल्ला की बातें, और अब ये साजिद और शहर की नई कहानी दिल ही दिल में वो सोचने लग जाती है। क्लास के बाद वो अरीसा के साथ यूनिवर्सिटी ग्राउंड में जाती है जहाँ शहर साजिद के कंधे पर सर रख कर बैठी होती है। अरी दूर से ही ये सब देख कर टूट सी जाती है। व्हाट दी हेल इज़ गोइंग? वो गुस्से में कहती इन दोनों के पास जाती है। साजिद उसको देखकर सीधा हो जाता है और शहर से कुछ फासले पर जाकर बैठ जाता है। अरे अरेश, तुम यूनिवर्सिटी कब आए? मुझे था कि तुमने आज छुट्टी की है। और साजिद उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए बोलते हैं हाँ मैं ना आती हूँ ताकि इसके साथ में तुम मज़े करते। तमीज़ से लड़की इस बार सैर बोली। ओ यू जस्ट चटा। वो भी अरेश की गुस्सा तो उसके फ़ोन में था। कहाँ खामोश रहने वाली थी? अरे क्या हो गया तुम दोनों को? किस बात का तमाशा लगा रही हो? तुम्हारी सारे गुस्से से बोला। तमाशा मैं लगा रही हूँ साजिद? मैं तमाशा तो तुमने बना रखा है मेरे जज्बात में मेरी मोहब्बत का रोते हुए। वो कहती है मैं कुछ गलत नहीं किया। शी इज़ माई फ्रेंड। अच्छा तो तुम दोस्तों को गले लगाकर फिरते हो यार? ये सर्विस सिर्फ ऐशबाजी के लिए थी। वो तंजिया कहती है तुम इस अब हद पार कर रही हो। अरे साजिद इस बार गुस्से से कहता है अच्छा हद तो आप पार हो अब पार हो गई। इतने में अब्दुल्ला गाड़ी लेकर यूनिवर्सिटी में दाखिल होता है और ये सारा मामला अपनी आंखों से देख लेता है। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? साजिद गुस्से से उसको पीछे की तरफ करता अरिज को जैसे अपने आप अंदर आग लगती महसूस होती है। वो गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ इसको मारती है। एकदम से हर तरफ खामोशी हुई जाती है। अब्दुल्ला गाड़ी से निकलकर अरीज के पास आता है। क्या हो रहा है? ऊंची आवाज़ में कहता है। अरीज को देखती हुई गाड़ी की तरफ जाते हुए कहती है ये आपका मसला नहीं। इतने में साजिद पीछे गुस्से में बोलता है ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। अरीज सुफियान अरीज इसकी आवाज़ नहीं सुन पाती, लेकिन अब्दुल्ला ना सिर्फ सुनता बल्कि एक उस गुस्से की निगाह उस पर डालता है। वो कौन था? अरीज बारी में अब्दुल्ला एक बार फिर इससे पूछता है। मैं आपको कहाँ है ना कि आपका मसला नहीं है। अरीज गुस्से से बोलती है ठीक है मेरा मसला नहीं होगा, लेकिन इस लड़के ने तुम्हें धमकी दी है। तुम्हारा अंदाज़ा है कैसी धमकी? अरीज हैरानी से पूछती है। तुम्हारे थप्पड़ का वो तुम्हें जवाब देना चाहता है। वो मुझे नहीं लगता ये सब एक धमकी थी। मैंने इसके आंखों में बदले की आग देखी है। अब्दुल्ला सामने सड़क को देखते हुए कहता है मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिक्रमंद ना हो। मुझे तुम्हारी फ़िक्र है भी नहीं। मुझे बस अपने चाचू की फ़िक्र है जो तुम पर अंधा यकीन करते हैं। अब्दुल्ला दो अंदाज में बोल रहा था। अरिश को कुछ पाल के लिए इस पर गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ कहने की बजाय खामोश रहना मुनासिब समझा। तुम सिगरेट कब से पी रही हो? अब्दुल्ला ने एक बार फिर खामोशी तोड़ी। अरिश इस पल के लिए कुछ बोल ना सकी। उसको इस रात वाला वाक़या याद आ गया, यानी उन्होंने मुझे देख लिया था। बस एक बार ही पिया था इस दिन, वैसे ही नहीं पीती। उसने आहिस्ता से कहा इतना कहकर फिर से सड़क को देखने लगा। गाड़ी घर में रुकी तो वो दोनों आगे पीछे चलते हुए अंदर दाखिल हुए। सुफियान साहब इस वक्त टीवी लॉन्च में बैठे थे। आगे तुम लोग इन दोनों पर नज़र पड़ते ही उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम चाचा। अब्दुल्ला सलाम करके इनके साथ जाकर बैठ जाता है, जबकि अरिज वहीं खड़ी रहती। अरिज तुम्हें जो मैंने कहा था उसका क्या बना? फिर वो आ रहा है या नहीं? सुफियान साहब ने उससे साजिद वाली मुलाकात के बारे में पूछा। पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरिज ने इस बात का जवाब दिए बगैर कहा बोलो। पापा मैं अब्दुल्ला से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? सुफियान साहब ने तअज्जुब से पूछा। मैं चाहती हूँ इस हफ्ते मेरी मंगनी नहीं बल्कि निकाह और बाकी सारे फंक्शन बाद में होते रहे। कि वो ये बोलकर अपने कमरे में चली गई। सुफियान साहब हैरत से उसको देखते रहे, जबकि अब्दुल्ला अजीब हालत में वैसे ही बैठा रहा। ये सब इतना अचानक हुआ वो समझ नहीं पाया, और ऊपर से निकाह का फैसला वो भी इतनी जल्दी। वो वहीं जम सा गया। ऊपर कमरे में आकर वो अजीब हालत का शिकार हो रही थी। उसने क्या सोचा था और आज जाकर साजिद से बात करेगी और उसको बदल बोलेगी कि जाके पापा से मिल ले। लेकिन ये सब क्या हो गया? कभी कभी हकीकत हमें बहुत ज़ोर का थप्पड़ मारकर ख्वाबों से जगाती है, और इसको वो थप्पड़ यकीनन बहुत ज़ोर से लगा था। तुमने मुझे धोखा दिया। साजिद गुस्से और गम को मिली जुली हालात में मैं खुद से बोल रही थी। आई हेट यू। साजिद रोते हुए वो ऊंची ऊंची बोल रही थी। फिर गुस्से में उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अलमारी से वो सब तोहफे और कार्ड निकाले जो उसको साजिद ने दिए थे। सबको बालकनी में रखा और एक कार्ड को आग लगाया और उसको इन सब चीज़ों के ऊपर फेंक दिया। देखते ही देखते आग ने इन सब चीज़ों को जला दिया। इस सबको देखकर इसका डिप्रेशन किसी हद तक कम हुआ था। आग का धुआं देखकर अब्दुल्ला फ़ौरन बाहर गार्डन में आया और ऊपर को
ऊपर वो मंजिल देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। बिना कुछ बोले वो ऊपर अरिज के कमरे की तरफ भागा। दरवाज़ा बंद था लेकिन लॉक नहीं था। उसने जोर से दरवाज़ा खोला और बाहर कर अरिज की तरफ आया और उसको बाजू से पकड़कर पीछे की तरफ किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या अरिज? वो गुस्से से उसने कहा। हरीश बिना कुछ बोले उसको देखने लगी और देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब्दुल्ला उसकी ऐसी हालत पहली बार देख रहा था। अरीश तुम ठीक हो ना? उसको कंधे से पकड़कर उसने पूछा। अरीश को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने रोते हुए अपना सर अब्दुल्ला के सीने से लगा लिया और आवाज़ के साथ ऊंची ऊंची रोने लगी। उसकी इस हरकत पर अब्दुल्ला को कुछ समझ न आया। वो क्या करे? वो बुत बने वहीं खड़ा रहा। जब अरीश रोकर एकदम चुप हुई तो अब्दुल्ला ने उसको आवाज़ दी, अरीश तुम ठीक हो? लेकिन कोई जवाब न आने पर जब उसने उसको ऊपर किया तो वो सो चुकी थी। अब्दुल्ला को इस वक्त पहली बार उस पर प्यार आया। वो सोते हुए बच्ची लग रही थी। उसने उसको गोद में उठा लिया और बेड पर जाकर लेटा दिया। इस वक्त पहली बार उसको इस हमदर्दी महसूस हुई। वो इसको कितनी देर उसे ही देखता रहा, फिर वहाँ से बाहर आ गया। भाई आप यहाँ खैरियत कुछ चाहिए था आपको? आलिया ऊपर अपने भाई को देखकर हैरत से कहती। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब्दुल्ला अपनी परेशानी से पसीना साफ करते हुए कहता है। आलिया वो जाते हुए एक बार फिर अपनी बहन को आवाज़ देता है। जी भाई अरिश की तबीयत ठीक नहीं है, उसको देखो ज़रा। क्या हुआ इसको? वह हैरत हैरत से पूछती है। पता नहीं। इतना कहकर अब्दुल्ला वहाँ से नीचे चला जाता है। आलिया ना समझी की हालत में उसको जाता देखती है। फिर एकदम से अरिश का ख्याल आता है तो वो कमरे में जाती है। अरिश किसी बेजान जिस्म की तरह बेड पर सोई होती। वो इसके पास जाती है। अरिश क्या हुआ? आलिया उसके सर पर हाथ रखती जो इस वक्त बुखार में डूबा होता। अरिश वो परेशानी से उसको पुकारती है। एकदम से उसकी नज़र बालकनी में पड़ती है। वो अजीब हालत में वहाँ जाती। आग बुझ चुकी थी और देखने से बिल्कुल ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता कि इसने क्या जलाया है। आलिया वो साफ करके वापस अरिज की तरफ आती है जो अब नींद बेहोशी में कुछ बोल रही थी। आई हेड में साजिद, अल्लाह करे तुम मर जाओ। वो जिंदगी में कहती है। आलिया ये सब सुनकर तो समझ नहीं पाती कौन साजिद। वो दिल में सोचती है कैसी हैं अब वो। अब्दुल्ला किचन में आकर आलिया से कहते हैं सो रही थी अभी उठी है, इसके लिए सूप बना कर ले जा रही हूँ, आप पियोगे? नहीं आलिया मुझे इससे अकेले में बात करनी है कुछ, तुम इसको कहना मेरे से आकर मिले। अच्छा ठीक है बोल दूँगी। वो सूप बनाकर कमरे में आती है। रिज बेड पर बैठी ऊपर छत को देख रही होती है। आप किसी तबीयत है? आलिया उसके पास बैठकर पूछती है। ठीक हूँ मैं। ये लो उसको पियो, बेहतर महसूस करोगी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सुबह को सूप आगे सूप को आगे करते हुए कहती है। पापा या मामा को तो नहीं ये ना बताया तुमने? नहीं अब्दुल्ला भाई ने मना किया है कि मैं इसको इस बारे में ना बताऊँ। आलिया तस्दीक करती। आलिया सुकून का सांस लेती है कि पापा को कुछ नहीं पता वरना एक नई अदालत खुल जाती है। अब्दुल्ला ने वाकई बहुत अक्लमंदी से काम लिया था। इसने दिल में सोचा चलो तुम इसको ख़त्म करो, मैं ईशा की नमाज़ पढ़ कर आती हूँ। आलिया उठकर बाहर चली जाती है। आलिया मोबाइल में से अपनी और साजिद की तमाम तस्वीरें डिलीट करने लग जाती है और उसको हर जगह से ब्लॉक भी कर देती। वो क्या थी और इस इंसान ने इसको क्या बना दिया था? पहले वो कितना खुश रहती थी अपनों में, लेकिन पिछले 2 सालों से वो सबसे अलग रहने लगी थी। फैमिली में तो आना जाना वो भूल ही गई थी। सारा सारा दिन साजिद से फ़ोन पर घंटों बातें करती रहती है और अब कौन था उसके पास में? बाप का यकीन तो वो सुबह ही ख़त्म कर चुकी थी। वो काफ़ी देर तक यही सोचती रही और एक बार फिर से फुट फुट कर रोने लगी। उसके बाद उनका आलिया फ़ोन आ गया। उसको इस हालत में देखकर परेशानी में अब्दुल्ला के पास चली गई। बाहर इसको कुछ हो गया है। वो बिना दस्तक के अंदर आई। अब्दुल्ला इस वक्त कोई किताब पढ़ रहा था। क्या हो गया है? पता नहीं, बस रोई जा रही है। आप प्लीज़ मेरे साथ ऊपर आए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो किताब बंद करके उसके साथ चल जाता है। अभी भी बच्चों की तरह रो रही होती है। अरे अब्दुल्ला उसके पास आते हुए उसको कहता है। वो एक नज़र उसको देखते फिर दोबारा रोने लग जाती है। आलिया पानी का गिलास तो जी भाई अर्ज क्या हो गया? संभालो खुद को प्लीज़, ऐसे ना रो। वो इसको बाजू से हिलाते हुए कहता है। कुछ पल के लिए वो चुप हो जाती है लेकिन आंखों से आंसू अभी भी निकल रहे होते हैं। ये पानी पियो। वो गिलास उसको देते हुए कहता है। अर्ज गिलास पकड़ कर चुप करके पानी पीने लग जाती है। अब बताओ क्या बात है? उसे क्यों रो रही है? अब्दुल्ला से पूछता है। वो मैं शर्मिंदा हूँ, सूजी आंखों के साथ कहती। किस लिए? आप और बाबा के साथ जो मैंने बदतमीज़ी की इसके लिए? कोई बात नहीं, मैंने बुरा नहीं मनाया। वो चाचू ने भी नहीं उसे रोकर अपने साथ जुल्म ना करो पागल। वो उसको किसी बड़े की तरह समझाया। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। आदिल भारी आवाज़ के साथ कहती है। उसका इशारा आलिया की तरफ होता। वो उठकर वहाँ से चली जाती। हाँ बोलो क्या बात है? अब्दुल्ला आलिया के जाने के बाद कहता है। 2 दिन बाद हमारा निकाह है। वो बात शुरू करती है। हाँ वो तो सबको पता है।
तो मुझे आपसे अपने बारे में कुछ कहना है। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहती। अब्दुल्ला खामोशी से सर आंखें हिला देता। वो अपनी बात जारी रखती। मेरा माजी में वो आगे बोलना चाहती थी, लेकिन अब्दुल्ला उसकी बात काट देता है। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है आरिफ। मुझे पता है जिस लड़की को तुमने सुबह थप्पड़ मारा है और उसके साथ तुम्हारा ताल्लुक था। वो नज़रें नीचे करके बोलता है, आपको किसने बताया? मैंने सुबह चाची और तुम्हारी बात सुन ली थी, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था जो भी फैसला करना सोच के करना। और जब मैंने तुम्हें उसके साथ उसे देखा तो मैं समझ गया कि वही लड़का है। अरे चुपचाप उसको देखती रही। अब्दुल्ला नज़रें उठाकर उसको देखता। कुछ पल के लिए इन दोनों की नज़रें मिलती, फिर वो अपनी नज़रें हटा लेता। आपको कोई एतराज़ नहीं मेरे माजी से? मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अगर वो बस अब एक माजी रहे, दोबारा उसका जिक्र या उसके साथ रब्ता हुआ तो मुझे बहुत एतराज़ हो सकता है। आज इसके पास मुझे कुछ कहने के लिए नहीं बचा था। वो खामोशी से उसको देखती रही। अब्दुल्ला वहाँ से उठकर खड़ा हुआ। अब तुम आराम करो, इतना ना सोचो, सही सुबह बात होगी। वो इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और उसको ज़्यादा देखती रहती है। तो कमरे में आकर काफ़ी देर तक कुछ सोचता रहा। अर्दिश का माजी इसको तकलीफ़ दे रहा था, लेकिन अर्दिश की हालात की वजह से वो कुछ कर ना सका। किस किस्म का ताल्लुक़ होगा इन दोनों के दरमियान, ये सोच उसको परेशान कर रही थी। बस जितना मर्जी ओपन माइंडेड हो, अपने घर की इज़्ज़त के मामले में इसकी गैरत जाग ही जाती है। अब्दुल्ला काफ़ी देर तक वह अक्सर कमरे में फिरता रहा और आखिरकार थक कर उसने वज़ू किया और अल्लाह के हज़ूर पेश हो गया। नफल नमाज पढ़कर उसने दुआ के लिए हाथ उठाया। ऐ मेरे रब, तेरा ये बंदा इतना मजबूत नहीं कि अपनी घर की इज़्ज़त पर बात आए तो वो चुप रहे। अर्जी मेरी पसंद रही है बचपन से, मैंने इसके अलावा किसी का नहीं सोचा। तो मेरे दिल के हाल से वाकिफ़ है तो कहता है कि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें हैं और बदकार मर्दों के लिए बदकार औरतें हैं। मेरे अल्लाह, अगर मेरे किरदार में कोई दाग है तो मुझे माफ़ कर दे। मैं तेरी हिकमत कभी नहीं समझ सकता। मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर, मुझे नेक औरत अता कर। मेरी नस्लों की तरबियत का सवाल है। अगर जगह मेरे हक़ में बेहतर है तो मुझे अता कर। और उसके किरदार को पाक रख। दुआ करते हुए उसको पता भी नहीं चला कि उसकी आंखें भीग जाती। दुआ के बाद वो अपने दिल में एक सुकून उतरता महसूस करता। बंद कमरा जिसमें बिल्कुल भी रोशनी नहीं, वह तन्हा इसमें रो रही है। दूर से उसको एक रोशन दरवाज़ा नज़र आता है। वो इसकी तरफ जाने लगती है कि उसको अपने पाँव में जंजीरें महसूस होती हैं। वो बेबस वहाँ बैठकर उस रोशनी को देख रही होती है कि एकदम से दरवाज़ा बंद हो जाता है और जंजीर से कोई इसको खींचकर अंदर अंधेरे में ले जाता है। एकदम से अरिश की आँख खुल जाती है। तेज़ से सांस लेते हुए वो अपने इर्द गिर्द देखती है आलिया इस वक्त अपना बिस्तर बना रही होती है। आलिया अरिश डरते हुए दिल के साथ उसको पढ़ती है। क्या हुआ अरिश, कुछ चाहिए तुम्हें? आलिया उसके पास आती है, उसका बुखार चेक करती है। बुखार अब उतर चुका होता है। यार आज तुम मेरे साथ सो जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं, मैं पास ही हूँ तुम्हारे, यहीं सो रही। वो उसको तसल्ली देते हुए उसके साथ लेट जाती। खालिया को इस वक्त अरिश पर तरस खा रहा होता है। वो क्या थी और सुबह से उसकी हालत कैसी हो रही थी। अल्लाह जी इस पर रहम फरमा मेरे मौला। आलिया उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती है। जिस वक्त आलिया की आँख खुलती, इस वक्त रात के 2:08 हो रहे होते। वो अपने साथ वाली जगह खाली देखकर एकदम से उठ जाती है। अरिश, वो बोलती, हाँ आलिया मैं यहीं हूँ। वो दूर खड़ी दीवार पर से अपनी तस्वीरें उतार रही होती है। तुम क्या कर रही हो? आलिया उसके पास जाते हुए पूछती है। कुछ खास नहीं, तुमने कहा था ना जहाँ तस्वीर हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तो बस अपने कमरे को इससे पाक कर रही हूँ, मुस्कुराकर जवाब देती। आलिया नासमझी की हालत में इसको देखती है। ये अरिश वो नहीं थी जिसको वो जानती थी, ये कोई और ही अरिश थी। वो दिल में सोचती, फिर उठकर उसके साथ उसकी मदद करवाने लगती है। अब इनका क्या करना है? ज़मीन पर पड़ी तस्वीरों को देखकर आलिया पूछती है। हम अभी के लिए इनको मेरे स्टूडियो में रख देते हैं, सुबह मुलाजिम से बोलकर स्टोर में रखवा देंगे। अरिश हाथ चढ़ते हुए कहती है, ओके। वो दोनों मिलकर सब तस्वीरों को स्टूडियो में रख देती हैं और फिर खाली कमरे को देखने लगती है। ये कमरा काफ़ी खाली खाली लग रहा है। अब आलिया कहती, हाँ, क्योंकि मैंने इसको सेट ही इससे किया था और अब जब दवाएँ खाली हैं तो ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं यहाँ। वो उदास मुस्कुराहट के साथ कहती, अरे तुम ऐसा करो, इन दीवारों पर आयत की पेंटिंग लगा लो। अब्दुल्ला भाई बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। अब्दुल्ला ने कब सीखी का टेलीग्राफी? अरे हैरत से बोली, वो तो बहुत पहले से बनाते हैं, हमारे घर में भी काफ़ी लगी हुई हैं। तुम भी इनसे कहकर अपने रूम के लिए ले लो, मैंने कभी नहीं देखी तुम लोगों के घर वो। आरिश कहती, आलिया उसकी बात पर हंसने लग जाती है। आरिश, तुम आखिर बार हमारे घर मामा की डेथ पर आई थी जब हम मैट्रिक में थे। ओह हाँ, आरिश को याद आता है। वो इसके बाद कभी भी अपने ताया के घर नहीं गई, वो शर्मिंदा हो गई थी। खैर चलो अब आना, मैं दिखाऊंगी। आलिया उसकी शर्मिंदगी दूर करते हुए कहती है। आरिश बिना कुछ बोले बाथरूम जाती है और वज़ू करके आती है। अभी तो फजर में बहुत वक़्त है। आलिया उसको कहती,
जानती हूँ मैं तहज्जुद पढ़ने लगी हूँ। वो इतना बोलकर जाए नमाज बिछा देती। आलिया कुछ हैरत से इसको देखती और वो वाकई बदल गई थी। वो दोनों इनके बाद नहीं सोई थी। बातें करती रही। आदिश को तन्हाई से खौफ आ रहा था। कुछ था जो उसको बेसुध कर रहा था, कुछ था जो अंदर से काट रहा था इसको। आलिया अरिज ने आलिया से कहा, हाँ बोलो, जब तुम बेसुकून होती हो तो सुकून कैसे हासिल होता है? आलिया इसको गौर से देखने लगी। अब उसे भी ना, अब ऐसे भी ना देखो। आरिज ने मुंह बनाकर कहा, अरे जिस सुकून अल्लाह के ज़िक्र में मिलता है, जितना ज़्यादा उस बात को याद करोगे इतना ज़्यादा सुकून दिल में महसूस होगा। मैं भी नमाज़ पढ़ी और तहज्जुद भी तो अदा की है। मुझे वो सुकून क्यों नहीं मिला जो तुम्हारे चेहरे पर है कुरान और नमाज़ पढ़ने के बाद? उसने वसी में कहा। आलिया इसको देखकर मुस्कुराई, फिर बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़ कर बोली, देखो रिच, तुमने अल्लाह का जिक्र कितने दिनों बाद किया, मुझे ज़रा बताना। अरे इसके सवाल पर कुछ बोल ना सके और शर्मिंदगी से सर नीचे कर लिया। वाकई इसने अल्लाह को याद बहुत महीनों बाद किया था। आलिया उसको समझती समझ गई और फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोली, हम इंसान भी बहुत अजीब होते हैं। हम इस रब को अपनी खुशियों में याद ही नहीं करते, जबकि वो खुशियाँ भी वही हमें दे रहा होता है। वो तो शिकायत भी नहीं करता हमसे, लेकिन हम जब मुश्किल में इस इससे कुछ मांगते हैं, वो इस चीज़ को अता करने में थोड़ा वक़्त लगता है तो हम शिकायत करने लग जाते हैं। वो तो वक़्त भी इसलिए लगा रहा होता है ताकि हमारा सब्र आज़माए, और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसकी बात सुनकर रिच की आंखों से बेख्तियार पानी निकलने लग जाता है। मैं कितनी बुरी हूँ ना? आलिया रोते हुए उसके गले लगा उसके उसके गले लगा कर कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम बुरी नहीं हो। तुम बह गई थी, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें वापस अपनी तरफ कर लिया है, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। आलिया उसकी आंसू साफ करते हुए कहती है, रिज उसको देखकर उसके गले लगा लेती है। कितना गलत समझती थी वो आलिया को, और आलिया ही उसकी सबसे बड़ी हमदर्द निकली है। तुम्हारा आंखों को क्या हुआ है आरिज? सुबह नाश्ते पर फातिमा बेगम पूछती। रात भर रोने और कुछ न खाने की वजह से बहुत कमज़ोर लग रही थी और आंखों के नीचे हल्के थे। कुछ नहीं मामा, बस मेरे सर में दर्द हो रहा था कल से, इस वजह से रात को नींद नहीं आई। इसने टेबल पर बैठते हुए कहा, कोई हाल नहीं लड़की, परसों निकाह है और तुम बीमार पड़ी हो। निकाह की बात सुनकर कुछ पल के लिए अब्दुल्ला ने मुंह उठाकर इसको देखा, जो उसको ही देख रही थी। दोनों की आंखों में अजीब सा खालीपन था। एक दूसरे को देखने के बाद अब्दुल्ला ने नजरें वापस से नाश्ते की तरफ कर ली। मामा बाबा का कहाँ है? अर्ज को एकदम से सुफियान साहब का ख्याल आया, जो अभी तक नाश्ते की टेबल पर मौजूद नहीं थे। तुम्हारे अब्बू अपने कमरे में है, बोल रहे थे नाश्ता भी वहीं करना। फातिमा बेगम नाश्ते की ट्रे लेकर उठ कर जाने लगती है कि अरिजन को रोक लेती है। पापा को नाश्ता मैं दे आऊँ क्या? वो ट्रे पकड़ते हुए कहती, जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। अरिज ट्रे लेकर अंदर कमरे की तरफ चल देती है। आलिया उसको देखकर मुस्कुराई और वो बेटी का फर्ज पूरा करने जा रही थी, अपने बाप को मनाने जा रही थी। बाबा मैं अंदर आ जाऊँ क्या? उसने दरवाजे के बाहर से आवाज़ दी। बिना किसी और बात के अंदर ख्याल रख दो, बिना किसी तासर के कहा गया। वो नाश्ता रखकर कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर जाने के लिए पलटी के सुफियान साहब की आवाज़ पर रुक गई। अरे जिस लड़के ने आने से इनकार कर दिया था क्या? सुफियान साहब ने चाय का कप लेते हुए कहा। उनकी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गया। वो बिना कुछ बोले पलटी और अपने बाप के पाँव में आ बैठी। मुझे माफ़ कर दे बाबा, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की। रोते हुए उसने कहा, उठो बेटा, ऐसे नहीं करते। सुफियान साहब ने उसको उठाकर अपने साथ बिठा लिया। मामा मैं बह गई थी, गलत रास्ते पर चल पड़ी थी, अल्लाह का खौफ दिल से निकल गया था, आपका अदब भूल गई थी, मुझे माफ़ कर दें। रोते हुए उसने एक सांस में कहा, अरे मेरा बच्चा ऐसे नहीं कहते। सुफियान साहब ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, बाप चाहे कितना सख्त दिल हो, औलाद की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और अरीज तो उनकी इकलौती औलाद थी, वो कैसे उसको रोने देते? आपने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? किसी छोटे बच्चे की तरह उसने पूछा। जी मेरी गुड़िया, मैं नाराज़ नहीं था अपनी जान से मेरा बच्चा, और जब आपने अल्लाह से सॉरी कर ली है तो मैं कौन होता हूँ नाराज़ होने वाला? और बहुत प्यार से उसको समझा रहे थे, बाबा मैं आप पर्दा करूँगी और वो सब काम छोड़ दूँगी जो आपको मामा को पसंद नहीं। वो इनके सीने से लगकर बोल रही थी, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरी गुड़िया, चलो अब आप मेरे साथ नाश्ता करो। तो उसके लिए भी चाय डालने लग जाते हैं। वो दोनों मिलकर नाश्ता करने लग जाते हैं। अरिज को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपने सामने बैठे इस शख्स से था, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करने में लगा दी थी। नाश्ता करने के बाद वो अपने बाबा के साथ कमरे के बाहर आती तो काफ़ी खुशगवार और पुरसकून होती। खुशी उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रही होती। आलिया इसको इतना पुरसकून देखकर बहुत खुश होती और धीरे में इसकी खुशी और अच्छे नसीब की दुआ करती। और फिर निकाह की तैयारियाँ कैसी जा रही हैं? सुफियान साहब आलिया के सर पर हाथ रखते हुए पूछते, कैसी हो सकती हैं चाचू? मैंने आप ही को फ़ोन किया था। वो कहती है, निकाह वाले दिन ही आएंगे और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं शादी की शॉपिंग कैसे करूँ। वो मुँह बनाकर कहती, मैं ले जाता हूँ तुम्हें बाज़ार। अब्दुल्ला कहता,
हाँ ये ठीक है, मैं अभी अबाया पहन कर आती हूँ, बहुत कुछ लेना और अरिश का नकाह का जोड़ा भी तो लेना है। अरिश तुम भी चलो ना, हमारे अपनी पसंद कर लेना। आलिया मज़े से कहती। मैं अरिश एक नज़र अब्दुल्ला को और एक नज़र सबको देखते हुए कहती, हाँ बेटा जाओ, अच्छा है तीनों अपने अपने जोड़े ले लेना, बल्कि ऐसा करो मेरे लिए भी और अपनी अम्मी के लिए भी ले लेना, जोड़े की टेंशन ख़त्म हो हमारी, ताकि हम दूसरे इंतजाम करें नकाह के। सुफियान साहब पैसे निकालते हुए कहते हैं, चलें फिर फैसला हो गया, हम सब शॉपिंग पर जा रहे हैं। आलिया हंसते हुए कहती है, अच्छा तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आलिया अब्दुल्ला उन दोनों को देखकर कहता, ओके। तो वो दोनों कह के अपने कमरे में चली जाती। वो दोनों कमरे में आलिया अपना बनाया और नकाब करने लग गई, जबकि अरीज अलमारी में से कुछ ढूंढने लग गई। क्या हुआ अरीज, क्या देख रही हो? आलिया ने उसको उलझता हुआ देखकर पूछा। आलिया, मेरे पास तो कोई बड़ी चादर ही नहीं है जिससे मैं खुद को कवर करूँ। उसने बेबसी और उदासी की मुस्कुराहट के साथ कहा। आलिया उसकी बात को समझ गई थी, इसने मज़ीद कुछ कह भी ना अपने कपड़ों में से एक मोटी और लंबी चादर निकाल कर उसको दे दी। अरीज आंखों में आंसू लिए उसके हाथों पे उसकी चादर पकड़ ली तो चादर को पकड़ती रही, फिर खामोशी से वो लेकर खुद को कवर कर लिया। आलिया ये सब देखकर दिली दिल में कह रही थी, और इसने तुम्हें गुमराह पाया तो हदायत दी। बेशक वो रब जब किसी पर मेहरबान हो जाता है तो फिर उसको अपनी तरफ ऐसा फेरता है कि जैसे पहले उसने गुनाह किए ही ना हो। अरिज पर भी अल्लाह बहुत मेहरबान हो रहा था। गफलत की नींद से अब वो जाग रही थी और अल्लाह के नूर से खुद को रोशन कर रही थी। ऐसा क्या देख रही हो? अरिज ने अपने ऊपर आलिया की मुसलसल नज़र पाकर उससे पूछा, ये कि तुम इस चादर में कितनी खूबसूरत लग रही हो। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। अरिज बिना कुछ बोले वहाँ से उठी और उसके पास आ गई। आलिया, तुम नकाब क्यों करती हो? सिर्फ हिजाब काफ़ी नहीं क्या? आलिया उसको देखकर मुस्कुराई और फिर बोली, अरे नकाब एक ग़िलाफ़ है जो हमारे चेहरे पर होता है। ग़िलाफ़ तो अल्लाह कीमती चीज़ों पर ही रखता है। कुरान पर ग़िलाफ़, काबे पर ग़िलाफ़, यहाँ तक कि अल्लाह की अपनी ज़ात भी ग़िलाफ़ यानी पर्दे में है। तो फिर हम क्यों उसे ऐसे रहें और नकाब ना करें? हरी चुप करके उसको देखती रही। आलिया की बातें उसमें एक नई जान डाल रही थी। आलिया ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अल्लाह ने सूरत नूर में भी तो कहा है, तर्जुमा कंज़ुल अमान, और मुसलमान औरतों को हुक्म दो अपनी निगाहें नीचे रखें और अपने पासदारी की हिफाजत करें, अपने बनाव ना दिखाएं मगर जितना खुद ही ज़ाहिर है, और दुपट्टा अपने गिरेबानों पर डालने रहें और अपना सिंगार ज़ाहिर न करें। नकाब इस पर फ़तन दूर में एक ज़रूरत है मेरी जान। आलिया चुप हुई तो अरिज कुछ देर उसको देखती रही, फिर बोली, मुझे एक अबाया लेना और नकाब भी आज ही ज़रूर लेना। चलो अब चलते हैं, भाई इंतज़ार कर रहे होंगे। वो दोनों अपने अपने बैग लिए नीचे चले गई। अब्दुल्ला इसको चादर में देखकर वहीं से चमक सा गया। उसका सर मुकम्मल कवर था। वो नज़र से नीचे की हुई थी। क्या मेरी दुआ कबूल हो गई? उससे दिल ही दिल में कहा। चलें भाई, अरब ने शरारत से बोला। अब्दुल्ला दुनिया से बेखबर कब से अरिज को देख रहा था और इसको ये भी मालूम ना हुआ कि कब आलिया उसके पास आकर खड़ी होगी। आज चलो, खुद को संभालते हुए कहा। सफ़र शुरू हो चुका था। अरिज पीछे वाली सीट पर जबकि आलिया अब्दुल्ला के साथ वाली सीट पर बैठी थी। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। अब्दुल्ला थोड़े थोड़े वक्फे बाद अरिज को पीछे देख रहा था, जो किसी सोच में गुम बाहर देख रही थी। गाड़ी एक माल के आगे रुकी। सब गाड़ी से बाहर आए। हाँ तो पहले तुम लोगों ने क्या लेना, जोड़ा या जुड़ली? अब्दुल्ला ने चारों तरफ पर नज़र घुमाकर पूछा। मैं पहले अबाया लेना चाहती हूँ, अरीज ने नरमी से कहा। इसकी बात सुनकर अब्दुल्ला हैरत से उसको देखने लगा। क्या लेना आपने? अब्दुल्ला ने जैसे तस्दीक करनी चाहिए, आई वांट अबाया, अरीज ने एक बार फिर कहा। अब्दुल्ला हैरत से उसको देखने लगा और यह सब मंजर देखकर आलिया हंसने लगी। चलो ठीक है, पहले हम अबाया शॉप पर चलते हैं। इतना कहकर वो हॉल माल में मौजूद एक अबाया और नकाब की दुकान पर आ गए। अब्दुल्ला बाहर ही रुक गया और इन दोनों को कहा कि वो जाकर ले आए। दुकान में हर किस्म के अबाए थे, फैशन के हिसाब से और सिंपल। अरिज को इतने सब अबाए देखकर कुछ समझ ना आया। उसने आलिया की तरफ इशारा किया। मेरी हेल्प कर दो, मैंने आज से पहले अबाया नहीं लिया, मुझे बताओ मैं कैसा हूँ? उसने बेबसी से कहा। आलिया इसको देखकर मुस्कुराई और फिर बोली, अरे अबाया ऐसा लो जो तुम्हें मुकम्मल कवर करे, जिससे तुम्हें जिस्म का कोई हिस्सा ज़ाहिर ना हो। अबाया ऐसा होना चाहिए कि आपके जिस्म की बनावट उससे छुप जाए। अरिज ने एक नज़र दुकान में दौड़ाई। वहाँ बेल्ट वाले अबाया बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इसने अपने लिए एक सादा सा स्याह रंग का अबाया पसंद किया जो बहुत खूबसूरत था। अरिज ने इसको निकाल कर बोला, मैं इसको अभी पहनना चाहती हूँ। वो फिर उसने इसको पहनकर उसी के रंग का अजाब और
एक सेट लेकर पहन लिया और अब मुकम्मल पर्दे में थी। बस इसकी आंखें नज़र आ रही थी। माशाल्लाह, आलिया ने उसको देखकर बोला। अरीज ने बिल अदा किया और दोनों दुकान से बाहर आ गए। अब्दुल्ला जो बाहर इन दोनों का इंतजार कर रहा था, अरीज को पर्दे में देखकर उसको देखने लगा। पर्दे में वो किसी हूर जैसी लग रही थी, जो जन्नत का रास्ता भूल कर दुनिया में आ गई है। बेशक पर्दा औरत को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। आलिया अपने भाई को इस तरह देखकर दिल में उसकी और अरिज के लिए अगले ज़िंदगी के लिए बहुत खुश थी। अरिज ने नज़रें उठाकर अब्दुल्ला को इस वक्त नहीं देखा, बल्कि वरना वो इसके चेहरे पर मौजूद तासरात से जान लेती कि वो इसके बारे में क्या सोच रहा है। वो तीनों इसके बाद अरिज का निकाह का जोड़ा लेने गया, जो अरिज के इसरार पर अब्दुल्ला की पसंद का लिया गया। वो और सब कुछ ले लिया गया था, बस आलिया का जोड़ा रह गया था और आलिया को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। क्या है भाई, यहाँ मेरी पसंद का कुछ भी नहीं है, आलिया ने मुंह बनाकर बोला। अब तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा, इसमें दुकान वालों की क्या गलती है, अब्दुल्ला ने थक कर कहा। वो तीनों एक घंटे से दुकान में घूम फिर रहे थे। अब ये एक आखिरी दुकान है, प्लीज़ यहाँ देख लेते हैं, आलिया ने एक दुकान की तरफ इशारा करके बोला। तुम जाओ और देख कर आ जाओ, मैं औरतों से कपड़े देख देख कर तंग आ गया हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब अब्दुल्ला वहीं बने एक स्टूल पर बैठ कर आलिया और एक दुकान में चली गई। वहाँ मुख्तलिफ किस्म के ड्रेसेस थे, बहुत ही खूबसूरत। आलिया को एक ड्रेस पसंद आया तो उसने उसको पकड़ना चाहा, लेकिन अचानक इस लड़के ने इसी ड्रेस को पकड़ लिया। इसको छोड़े, ये मैंने पहले देखा था। आलिया ने उसको देखते बिना कहा, मदाम ये मैं यहाँ आप दोनों खतून के आने से पहले का आया हुआ हूँ, इसलिए हाथ से ये मेरा हुआ। इस नौजवान ने बहुत आस्था से कहा, अच्छा ये कहाँ लिखा हुआ है। आलिया ने गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहा। आप दोनों की नज़रें मिली। एक अजीब कशिश थी उसकी आंखों में, जो आलिया ने महसूस की। उसने फ़ौरन आंखें नीचे कर ली। इस लड़के ने आलिया को देखा और फिर उसकी प्यारी आंखों को देखा तो फ़ौरन ही वह ड्रेस छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, आप ही देख लें, मैं अपनी भाभी के लिए कुछ और देख लेता, उसने बहुत नरमी से कहा। वो ड्रेस दुकान में बचा आखिरी पीस था। आलिया ने उसके लहजे की नरमी महसूस की। उसने बिना कुछ बोले वहाँ से वो ड्रेस उठा ली और जाकर बिल पे वो नौजवान उसको वहाँ खड़ा देखता रहा। आलिया को अपने पर पट्टी उसकी मुसलसल नज़रों से उलझन हो रही थी। वो जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहती थी, पर इस खामोशी से ये मंजर देख रही थी। उस नौजवान के दिल में बन थे आलिया के लिए जज्बात को वो अच्छी तरह महसूस भी कर सकती थी। चलो अरिज, आलिया ने बिल पे नहाकर अरिज गुस्से से अरिज का हाथ पकड़ा और वहाँ से निकल गई। बदतमीज़ इंसान, देखने की तमीज़ नहीं, कैसे मुझे देखी जा रहा था, अजीब इंसान है। आलिया गुस्से में बोली जा रही थी और अरिज इसको देख कर हंसी जा रही थी। तो हंसना बंद करो, आलिया ने मुंह बनाकर बोला। उसका मूड सख्त ख़राब था। अच्छा बाबा, आरिफ ने अपनी हंसी पर काबू करते हुए कहा। चले भाई घर चलते हैं। आलिया ने अब्दुल्ला के पास आकर बोला, लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम्हें कुछ खाना है। मुझे भूख नहीं है, आप घर चलें। इतना बोलकर वो भाई की तरफ जाने लग गई। अब्दुल्ला अजीब हालत में कभी आरिफ को कभी आलिया को देखता रहा। वो लोग पार्किंग में जा रहे थे कि अचानक अब्दुल्ला की नज़र दूर खड़े शख्स पर पड़ी। वो इसको एक ही नज़र में पहचान लेता। वो कोई और नहीं, साजिद था, जो इसको देखकर मुस्कुरा रहा था। अरिज इस बात से बेखबर आलिया के साथ गाड़ी की तरफ जा रही थी, जबकि अब्दुल्ला के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा होने लगा। आगे तुम लोग फातिमा बेगम घर में बने अपने छोटे से बाग में फूलों को पानी दे रही थी, जब उनकी गाड़ी को अंदर आता देखा। सड़क पर चाची अब्दुल्ला आगे होकर प्यार लेता, जबकि अरिज और आलिया वहीं पीछे खड़ी रहती। फातिमा बेगम की नज़र अरिज के पर्दे पर नहीं पड़ती। जीते रहो मेरी जो मैं तुम लोग अंदर जाओ कर बैठो, मैं अभी आती हूँ। वहाँ चाचू भी अंदर हैं जी, ठीक है। वो तीनों एक दूसरे के पीछे अंदर दाखिल हुए। सुफियान साहब टीवी पर खबरें देख रहे थे और जब आलिया के पीछे एक और अबाया वाली को देखकर खड़े हो जाते। अस्सलाम वालेकुम बेटा, अरे वो जैसे तस्दीक करना चाह रहे होते। वालेकुम सलाम बाबा जी, मैं ही हूँ, अरे मैं कहा बैठाकर बोली। सुफियान सबको जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो उनकी वो बेटी थी जो दुपट्टा भी ठीक से नहीं लेती थी, और आज अल्लाह ने कैसा करम किया था कि वो मुकम्मल पर्दे में उनके सामने थी। उसको ऐसे देखकर सुफियान साहब की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने आगे बढ़कर अरीश को गले लगा लिया। माशाल्लाह, मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह मेरा बच्चा। अरीश का माथा चूमते हुए सुफियान साहब ने बहुत प्यार से कहा। बाप की इस तरह की मोहब्बत देखकर अरीश का भी दिल भर आया। वो भी उनके सीने से लगकर रोने लगी। अब्दुल्ला ये सब देखकर दिल में अरीश के लिए दुआ कर रहा था और सोच रहा था कि अरीश की इस तब्दीली की वजह के अचानक उसके दिल में अपनी बहन का ख्याल आया। बेशक सोहबत असर करती है, उसने आलिया की तरफ देखकर खुद से कहा।
आलिया एक बात पूछूं? अरिज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो इस वक्त कमरे में अपना अबाया उतारी थी। हाँ, क्यों नहीं, जरूर पूछो। वो दुकान वाला लड़का, आई थिंक ही लाइक्स यू। उसकी ये बात सुनकर आलिया ने अजीब नज़रों से उसको देखा। क्या हो गया अरिज? एक ही नज़र में कोई किसी को पसंद नहीं आ सकता, और ना वो मुझे जानता ना मैं उसको। तो उसने तो मुझे देखा तक नहीं। आलिया ने मजाक में बात को ले जाते हुए कहा, मगर यार उसके देखने का अंदाज कुछ अलग था। ना वो फ्लर्टी थी, ना कोई कुछ और। देखने में बहुत अच्छी फैमिली का लग रहा था। क्या हो गया है अरेश? तुम्हें कुछ भी अपने से कहानी बनाई जा रही हो। हम इस दुकान में ही मिली हैं। आलिया ने तंग आकर कहा। अच्छा छोड़ो, तुम एक बात बताओ। आलिया ने बात बदलते हुए कहा। हाँ, क्या बात आलिया? अगर कोई लड़का तुमसे मोहब्बत का इजहार करे तो तुम क्या करोगी? आलिया ने कहा, मैं पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता, और अगर कोई मुझे आकर कह भी देता है तो उसको मेरे से मोहब्बत है, तो मैं उसको बोलूँगी कि सबूत दो इसका। आलिया ने बहुत मज़े से कहा। और वो सबूत क्या होगा? आलिया ने पूछा। निकाह। अरीज ने हैरानगी से उसको देखा। हाँ, निकाह। देखो अरीज, जिस मर्द को सच में मोहब्बत होती है ना, वो आपसे नहीं आपके माँ बाप से बात करता है, इज्जत के साथ आपको अपने घर की इज्जत बनाता है। ये चीटिंग, मिलना मिलाना, ये सब धोखा है। चैटिंग, मिलना मिलाना, ये सब धोखा है। बल्कि मेरे नज़दीक मोहब्बत का दावा, वो भी किसी गैर महरम के मुँह से सुनना, ये तो सबसे बड़ा ही धोखा है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अरीज ने मुझे पूछा। क्योंकि आजकल के दौर में मोहब्बत नहीं रही, बस ज़रूरत रह गई है। बात करने की ज़रूरत, टाइम देने की ज़रूरत, दिल लगने की ज़रूरत। मोहब्बत तो अब बहुत कम लोगों में ज़िंदा है, वह लोग बहुत अनमोल हैं। आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अरीज उसकी इस बात पर कुछ बोल ना सकी। वो ठीक ही तो कह रही थी कि आजकल की मोहब्बत नहीं, बस ज़रूरत है। अगला आपको तभी याद करेगा जब उसके पास कुछ करने को नहीं होगा। इस मतलबी दुनिया में सच्चे रिश्ते सीप के मोती की छुपे मोती की तरह होते हैं, अनमोल और बहुत कम मिलने वाले। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अब्दुल्ला और अरीज का निकाह था। वो दिन अरीज ने यूनिवर्सिटी में से किसी से भी बात नहीं की थी, और ना ही किसी को अपने निकाह की दावत दी। उसने अरीसा से भी अपने तल्लुकात बहुत कम कर लिए थे। वो ज़्यादातर वक्त आलिया के साथ गुजारने लगी थी। सुबह से सफियान साहब के घर में निकाह की तैयारियाँ चल रही थी। हर तरफ खुशी का समा था। अब्दुल्ला की बड़ी बहन एक दिन पहले ही पाकिस्तान आ गई थी, और इमरान साहब भी सुबह ही लाहौर आए, और अरीज के हाथों में मेहंदी लग रही थी। सब बहुत खुश था। तब रौनक की निकाह शाम 5 बजे होना था। मैं अंदर आ सकता हूँ? अब्दुल्ला ने बाहर से ही आवाज़ दी। जी नहीं, अब आप अपनी दुल्हन को निकाह के जोड़े में ही देखेंगे। आलिया ने शरारत से कहा। मैं देख रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा बोलने लग गई हो। अब्दुल्ला ने हंसते हुए कहा। क्यों ना बोलूँ, आपकी छोटी बहन हूँ और मेरे भाई की शादी है। आलिया ने मज़े से कहा। अरीज बेड पर बैठी इन दोनों बहन भाइयों की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। उसका कोई भाई नहीं था इस वक्त। उसको इस बात का बहुत एहसास हो रहा था कि बहन भाई भी अल्लाह की बहुत बड़ी खूबसूरत नेमत है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, एक जानी पहचानी आवाज़ ने अब्दुल्ला का ध्यान अपनी तरफ किया। वालेकुम सलाम सलीम, तुम यहाँ? अब्दुल्ला ने अपने बचपन के दोस्त के गले लगते हुए उससे पूछा। मैं यार निकाह कर रहा हूँ, और ना मैं ना आऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? निकाह की मुबारक हो, सलीम से मिलते हुए कहा। खैर मुबारक हो। अब्दुल्ला और सलीम स्कूल और कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। सलीम कॉलेज में के बाद डॉक्टर की तालीम हासिल करने लंदन चला गया था, जबकि अब्दुल्ला ने BBA किया था और यही अपना कारोबार चलाया था। लंदन में रहते हुए भी सलीम अपनी तहजीब नहीं भूला था। चेहरे पर सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखी थी, और हमेशा वाला वकार और उसकी आंखों चेहरे में थी। 5 बज गए थे और घर मेहमानों से भरा पड़ा था। अरीज अब्दुल्ला के पसंद किए निकाह के जोड़े में तैयार बैठी थी। सफ़ेद रंग की फ़्रॉक में वो परी लग रही थी। वो बालों को उसने चुटिया के एक साइड पर रखा हुआ था। इस पर लाल रंग का दुपट्टा सेट किया हुआ था। माशाल्लाह, परी लग रही हो। आलिया और उसकी दूसरी बड़ी बहन ने एक साथ कहा। अब्दुल्ला भाई आज तो पक्का गए, आलिया ने मजाक में कहा, जिस बात पर अरीज की गालों पर लाली आई और उसने शर्मा कर मुँह नीचे कर लिया। उफ, दुल्हन शर्मा गई। दोनों ने हंस कर बोला। अब बस भी करें। अरीज ने मुस्कुराकर कहा। वो खुश थी क्योंकि उसको मालूम था कि उसके बाप ने नीचे से इंसान को उसके लिए पसंद किया। वो बेहतरीन है। चलो लड़कियों, अरीज को नीचे ले जाओ, वह मौलवी साहब आ गए। फातिमा बेगम ने आकर कहा। अपनी बेटी को निकाह के जोड़े में देखकर उनकी आंखें भर आईं, पर वो बहुत खुश थी क्योंकि अब्दुल्ला बेहतरीन इंसान था। मौलवी साहब आ गए थे। सफियान साहब के घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ रौनक और खुशी का समा था। अब्दुल्ला सफ़ेद शलवार कमीज़ के ऊपर रोहन मास्टिक पहने हुए था, और उसकी नज़र मसूद से सामने सीढ़ियों पर थी। यहाँ से उससे परी ने आना था। सब्र कर ले भाई, जान आ जाएगी वो, सलीम ने शरारत से कहा। अब्दुल्ला उसकी बात सुनकर हंसने लगा और अपनी नज़रें नीचे करनी। वो किसी परी की तरह नीचे उतर रही थी, चूँकि नज़र और साथ चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दी। अब्दुल्ला सूर को देखकर वही खड़ा हो गया। वो शहज़ादी लग रही थी, या वो थी ही शहज़ादी। उसके दिल की धड़कन तेज़ होने लगी थी। कुछ ही पल में अरीज को अब्दुल्ला के साथ वाली सीट पर बैठा दिया गया।
माशाल्लाह बहुत प्यारी जोड़ी है। वहीं मौजूद हर शख्स ने कहा, शुरू करें मौलवी साहब। इमरान साहब ने कहा, एक मिनट मैं आ गई। दूर से आती आलिया ने कहा, इसकी आवाज़ सुनकर सलीम ने उसको एक पल में पहचान लिया। वो कोई और नहीं, वही दुकान वाली लड़की थी, इसी पिंक ड्रेस में जिसके लिए वो दुकान में उसके साथ लड़ी थी। आलिया अपना हिजाब सेट करती हुई स्टेज पर आई। इसने अभी सलीम को नहीं देखा था, वरना इसको देखकर पहचान लेती कि ये वही है। आज जो मेरी गुड़िया, तुम्हारा ही इंतज़ार था। मौलवी साहब अब शुरू करें। अब्दुल्ला ने कहा। नकाश शुरू हो गया। रिज को जब वो नकानामा मिला तो उसके हाथ कांपने लगे थे। ये लम्हा लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। नकानामे को दस्तक करते वक्त उसको अपना माजी एक फिल्म की तरह अपनी आंखों में नजर आ रहा था। साजिश से मिलना, उससे वादे और बातें, उसका दूसरी लड़कियों के साथ ताल्लुक और धमकी। रिज ने अपनी आंखें जोर से बंद करके खोली और अपने सामने बैठे इस शख्स को देखा। ये था उसका नसीब, अब्दुल्ला इमरान। उसने एक गहरा सांस लिया और नकानामे पर अपनी दस्तक कर दी है। जिस मर्द को मोहब्बत होती है ना, वो आपको अपनी इज्जत बनाता है। आलिया के ये अल्फाज अरिज के कानों में गूंजे थे। तो क्या साजिश को मेरे से मोहब्बत नहीं थी? क्या वो एक ज़रूरत थी जो सहरा से उसने पूरी कर ली? वह अरिज ने खुद से कहा। अब्दुल्ला अब नकाह के बाद सबसे मिला था। अरिज उसको देख रही थी। जैसे ही वो सलीम की तरफ जाकर उसके गले मिला, आलिया ने बहुत गौर से शख्स को देखा। वो और कोई नहीं था, वही दुकान वाला लड़का था। ओह मेरे अल्लाह, ये यहाँ क्या कर रहा है? आलिया ने खुद से कहा। सलीम उसको ही देख रहा था। आलिया को इसकी अपने पर पड़ती नज़रों से उलझन हो रही थी। क्या मुसीबत? आलिया ने कहा। रिज ने उसको सर उठाकर देखा और फिर उसकी नज़रों का पीछा करते हुए उसने भी सलीम को देखा। फिर इस वक्त आलिया को देख रहा था। रिज मुस्कुराकर आलिया का हाथ पकड़ा। मैंने कहा था ना, ये लड़का कुछ अलग ही है। उसने आलिया के कान में कहा। जो भी हो, वैसे ही है कौन? और भाई इसका इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? आलिया ने शक से कहा। इतने में ही सलीम अब्दुल्ला के साथ अरिज की तरफ आ गया। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं आपके शोर का इकलौता दोस्त। सलीम ने मज़े से कहा। वालेकुम सलाम। अरिज ने इस्लाम का जवाब देकर अब्दुल्ला को देखा। अरिज, ये सलीम है, मेरे बचपन का दोस्त, हम साथ में पढ़ते थे। फिर ये जनाब लंदन डॉक्टर बनने चले गए। अब्दुल्ला ने तफसील से कहा। ये छोटा सा तोहफ़ा मेरी तरफ से मेरी भाभी को पसंद, तो मैंने कुछ और किया था, लेकिन वो किसी परीक्ष ने मुझसे ले लिया। सलीम ने आलिया की तरफ शरारत से देखते हुए कहा। अरिज और आलिया उसके कहने का मतलब समझ गया। अरिज ने हंसते हुए उससे तोहफ़ा ले लिया, लेकिन जबकि आलिया मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। उसको क्या हुआ? अब्दुल्ला ने आलिया की तरफ देखकर कहा। पता नहीं, अरिज ने अपनी हंसी काबू करते हुए कहा। वह अजीब बदतमीज़ भाई ने भी कैसा दोस्त बना रखा है, कैसे मुझे देख ही जा रहा था। आलिया गुस्से में किचन में आकर खुद से बोलने लगी। मेरा देखना बुरा लगा आपको? पीछे खड़े सलीम की आवाज़ पर वो दर्द से गिर गई। बिना कुछ बोले वो वहीं उसकी तरफ पीठ किए खड़ी रहती है। देखिए आलिया, मुझे नहीं मालूम था आप अब्दुल्ला की बहन है। मैं बस फौजी आप ही को देखा हुआ, आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई कभी। और मैं फिर 5 साल के लिए लंदन चला गया था। वो बिना रुके बोलता जाता और अरिज वही बुद्ध बनी खड़ी उसको सुन रही थी। आलिया, आप मुझे गलत ना समझना, मैं कोई आवारा लड़का नहीं हूँ, ना मैं आपसे फ्लर्टी कर रहा हूँ। वो एक पल के लिए रुकता फिर बोल कहा था। मैं नहीं जानता आप यकीन करोगी या नहीं, मुझे आपकी हया और आपकी आंखों में मोहब्बत उससे मोहब्बत हो गई है। मैं वादा करता हूँ मैं आपके सामने नहीं आऊँगा। आप बस कुछ दिन के तक अपने घर वालों को यहाँ लेकर आऊँगा। आगे आपकी मर्ज़ी होगी, आप मुझे कबूल करती हैं या इनकार। खुदाफिज़ इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। आलिया हैरानगी के आलम में वहीं खड़ी उसकी बातों को सोचती रही। मोहब्बत, घर वाले, रिश्ता और मेरे खुदाया, ये क्या बोल कर गया है? वह ऐसे यकीन करना नहीं चाह रही थी। एकदम से उसको अपनी कही बात याद आती। जिस मर्द को आपसे सच में मोहब्बत होती है ना, वो आपसे नहीं, आपके माँ बाप से बात करता है इज़्ज़त के साथ, आपको अपने घर की इज़्ज़त बनाता है। तो बेचैन दिल के साथ पीछे मुड़ कर देखती, लेकिन वो जा चुका होता है। मेरे अल्लाह, अगर ये आज़माइश है तो अपनी बंदी को सब्र और हिम्मत दे। वो दिल ही दिल में खुद के लिए दुआ करती है। नका के बाद सब लोग दूल्हा दुल्हन को खूब मुबारकबाद देते हैं। आरिज़ खामोशी से बैठी मुस्कुरा रही होती है। क्या सोच रही हो? अब्दुल्ला उसके कान में कहता है। आरिज़ जिसको देखती फिर मुस्कुरा के नफ़ी में सर हिला देती। अरेज, क्या मैं इतना डरावना हूँ? अब्दुल्ला वो संजीदगी से पूछता है। जिसको देखती हो फिर कहती। नहीं तो तुम्हारी बोलती मुझे देखकर क्यों बंद हो जाती है? अब तो मैं तुम्हारा शोहर हूँ, अब तो हक है तुम्हारा बीवियों की तरह मुझे डांटो। पहले बहुत डांटती थी। उसकी बात सुनकर अरीज हंसने लग जाती। पहले तो अकल और अदब दोनों नहीं था, अब तो आपके सबक खूब पता है मुझे, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं सब पूरे करूँ। अच्छा, तो मिसेस अब्दुल्ला को समझदार भी साबित होने वाली हैं, उसने बहुत प्यार से कहा। अब्दुल्ला के मुंह से मिसेस अब्दुल्ला सुनकर अरीज को शर्म सी आ गई। इस वक्त वो उसको बहुत प्यारा लग रहा था। उसे ना देखो, आगे से ही
इसलिए मुझे आपका दीवाना बोल रहा, उसने देख लिया तो और तंग करेगा। अब्दुल्ला ने हंसते हुए कहा। अरीज बिना कुछ बोलने से हंसने लगी। अरीज, मैं तुम्हारा हर मामले में साथ दूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, बस मेरे से कभी झूठ ना बोलना। अब्दुल्ला ने एकदम संजीदा होते हुए कहा, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब आप ये बताओ, नकाह का तोहफा क्या चाहिए? अब्दुल्ला ने बात बदलते हुए पूछा। नकाह का गिफ्ट तो आप खुद देंगे, मैं कैसे मांग सकती हूँ? मैंने तो देना है, लेकिन अभी नहीं, रिश्ते के बाद। अभी आप जो बोलोगी वो दूंगा, उसने मज़े से कहा। मुझे ना आपके हाथों से लिखी एक याद की पेंटिंग चाहिए अपने रूम में अपने रूम में लगाने के लिए। अरीज ने कुछ सोचकर कहा, आपको किसने बताया इस बात का कि मैं कैलीग्राफी करता हूँ? अब्दुल्ला ने हैरानगी से पूछा। आलिया ने, कभी कभी मुझे लगता है वो मेरी नहीं आपकी बहन है, सब कुछ आपको बता देती है। अब्दुल्ला ने मुंह बनाकर बोला। अरीज उसकी बात पर हंसने लग गई। एक पल में उसको अल्लाह ने ऐसे इंसान से नवाजा दिया था जिसका ने उसको माजी से निकाल बाहर किया था। वो अब्दुल्ला के साथ बहुत खुश महसूस कर रही थी। बेशक अल्लाह ने नकाह में एक कशिश रखी है और इसने अपनी मोहब्बत को कुछ इस तरह पाक किया। मुझे पाने के लिए नकाब का इस्तेमाल किया। नकाब की तरकीब ख़त्म हो चुकी थी। मेहमान जा रहे थे। रुखसती में रमज़ान के बाद शवाल की 10 को रखी गई थी। पूरी तरकीब में सलीम ने इसके बाद आलिया की तरफ ना देखा और ना ही कोई बात की। ये पहली बार था कि आलिया को इसका ना देखना बुरा लगा था। मेहमानों के चले जाने के बाद अर्ज भी उठकर अपने कमरे में जाने लगी कि अब्दुल्ला की आवाज़ पर रुकी। तुम कपड़े तब्दील करके मेरे लिए चाय बनाकर स्टडी में आ सकती हो? अब्दुल्ला ने बहुत प्यार से पूछा। अच्छा, मैं आती हूँ। आज उनका निकाह हुआ था, लेकिन अब्दुल्ला ने उसकी और उसके जोड़े की तारीफ एक भी बार नहीं की थी। उसका ख्याल था कि अभी नहीं करेगा, तो उसने तो उसका निकाह वाले दिन ही चाय बनाने का हुक्म दे दिया था। और मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती। अपने सर पर हाथ रखकर अरीज ने कहा और अपने कमरे की तरफ चल दी। समझता क्या है, खुद को पहले मोहब्बत का इज़हार करके मुझे बेचैन कर दिया और फिर पूरी तकरीब में मुझे देखा तक नहीं। अजीब इंसान है। आलिया मुसलसल सलीम के बारे में सोच रही थी। उफ मेरा खुदा, मैं सोच ही क्यों रही हूँ इस अजीब इंसान के बारे में? आया भरा मुँह तकिया में देकर बेबसी से बोली। आलिया, क्या हो गया है? अरे, जिसको इस तरह देखकर हैरानगी से पूछती है, तुम ऊपर कब आई? आलिया ने खुद को ठीक करते हुए कहा, बस अभी, जब तुम खुद को कोई कहानी सुनाने में मसरूफ़ थी। अरे जी, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। आलिया उठकर उसके पास आती है। मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों। तो लड़की, तुम वज़ू करो, तुम ही तो कहती हो गुस्सा आए तो वज़ू कर लेना चाहिए। अर्जी ने प्यार से कहा। ओह हाँ, ये तो मैंने ही सोचा ही नहीं। ये शैतानी नफ्स भी इंसान को अल्लाह से दूर करने के लिए सब बुला देता है। तुम्हारा शुक्रिया मुझे याद करवाने के लिए। वो उठी और वाशरूम में जाकर वज़ू करने लगी। अरे, जिसको जाता देख रही थी मुस्कुराई, फिर बाहर आसमान की तरफ देखो बोली, और मेरे वाह मेरे अल्लाह, तो इस गुनहगारबंदी से भी अच्छे काम ले रहा। पहले इतना बाकरदार शोहर था क्या, और फिर बहनों जैसी नन। तेरा मेरे पर कितना करम है मौला, तेरा बहुत शुक्रिया। नम आँखों के साथ उसने दिल में सोचा कि एकदम उससे उसको अब्दुल्ला का ख्याल आया। ओहो, मुझे तो उनके लिए चाय लेकर जाना था। वो फौरी अलमारी से कपड़े निकाल कर उनको तब्दील करती। किचन में आकर वो चाय के लिए पानी रखती के तभी उसको अपने पीछे कोई खड़ा महसूस हुआ। वो जैसे पीछे होती। उसका सर अब्दुल्ला के कंधे से टकराया था। देखकर लड़की अभी गिर जाती। अब्दुल्ला कहता, मैं तो डर गई थी कि इस वक्त कौन आ गया। अरीज ने अपना सर पकड़ के कहा, मेरे अलावा तुम्हारे इतना करीब कौन आ सकता है? अब्दुल्ला ने बहुत प्यार से कहा। उसकी बात सुनकर अरीज को शर्म सी आ गई। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? मैं चाय लेकर आ रही थी, अरीज ने बात बदलते हुए कहा। मैंने सोचा मेरी बीवी ने कहा के फ़ौरन बाद किचन में मेरे लिए चाय बना रही, तो मैं इसकी मदद कर देता हूँ। वैसे भी इतनी बुरी चाय भी नहीं बनाता कि तुम पीकर मुझे बदवाएं दो। उसने बहुत मुसीबत से कहा। ये सुनकर बहुत हंसी। अच्छा ठीक है, बनाएं फिर चाय। ओके, अब देखो अब्दुल्ला की स्पेशल चाय जो वो अपनी बीवी के लिए बनाएगा। वो बहुत मज़े से चाय के पानी में चीनी और पत्ती डालने लगा। अरे, वहीं खड़ी खामोशी से उसको देखने लगी। मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ, ऐसे ना देखो, अब्दुल्ला ने बहुत मज़े से कहा। अब इतनी भी बात नहीं। अरीज ने इसको छेड़ा। अच्छा मिसेस अब्दुल्ला, क्या मैं आपको बुरा लगता हूँ? मैंने ये कब कहा? अरीज फ़ौरन संजीदा हो गई। तो इसके तो यही मतलब हुआ कि मैं हैंडसम हूँ, उसने शरारत से कहा। अरीज ना समझी में इसको देखने लगी और फिर उसकी बात समझकर खिलखिला कर हंसी। वो दोनों घर के बने छोटे से लॉन में घास पर रात को चल रहे थे। अब्दुल्ला अरीज को मुसलसल देख रहा था। ये पहली बार था कि अरीज को उसका दिखना अच्छा लग रहा था। अरीज, तुम इस नकाब से खुश तो हो ना? अब्दुल्ला ने चाय पीते हुए कहा। जी मैं खुश हूँ, और मैंने ये नकाब अपनी खुशी और रजामंदी से किया है। उसने चांद को देखते हुए कहा। फिर आपको आपका शौक कैसा लगा? अब्दुल्ला ने दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहा। वो इसको तंग करना चाहता था। वैसे आप इतने बुरे भी नहीं हैं, गुजारा हो सकता है आपके साथ। अरीज ने उसको तंग करते हुए कहा। अब्दुल्ला उसकी बात सुनकर खूब हंसा।
अच्छा जी, बचपन में तो मुझे अब्दुल्ला भाई कहती थी और अब शादी कर ली उसने हँसते हुए कहा। हाँ, तो बचपन में तो अम्मी ने यही कहा था कि आप भाई हो, जैसे आलिया मेरी बहन है और अब मुझे क्या पता कि आपने मेरी से शादी हो जाएगी। उसने बहुत मुश्किल से कहा। अब्दुल्ला को इस पर बहुत प्यार आ रहा था। ये मोहब्बत तो बहुत बाद का किस्सा है। इसने मुझे परेशानी में थामा था। अच्छा अरेज, हम सब कल अपने घर वाले वापस जा रहे हैं, अब्दुल्ला ने कहा। मगर आप लोग तो 10 दिन के लिए आए थे, अरेज ने पूछा। हाँ, हम 10 दिन के लिए ही आए थे, लेकिन अब अब्बू वापस आ गए हैं तो अब जाना पड़ना। अच्छा, अरीज ने मुंह बनाकर कहा। अब्दुल्ला कुछ पल खामोशी से उसको देखता रहा, फिर आगे होकर उसके हाथ अपने हाथों में मजबूती से पकड़ लिया। अरीज कुछ समझ नहीं सकी ये क्या हो रहा है। उसकी धड़कन तेज़ होती जा रही थी। अब्दुल्ला उसकी आंखों में देख रहा था। अरीज, कल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन 1 महीने बाद मैं आऊँगा तुम्हें सबके सामने अपने साथ लेने। तुम्हें किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। हर मुश्किल में वो बिना अपनी नज़रें नीचे किए उसको देख रहा था। आदित्य को उसकी आंखों में अपनी तस्वीर नज़र आ रही थी और एक नए जज्बात उसके दिल में अब्दुल्ला के लिए पैदा हो रहे थे। आदित्य को उसका साथ बहुत अच्छा लग रहा था। कल को वो जो जिस शख्स को मॉडर्न मौलवी और अजीब जैसे अलकाबात से बोलती थी, आज वो इंसान उससे सबसे प्यारा उसको कोई नहीं लग रहा, उससे प्यारा उससे कोई नहीं लग रहा था। जब वो ऊपर आई तब आलिया सो चुकी थी। वो इसका पुरस्कून चेहरा देखकर एक पल के लिए उसके पास ही बैठ गया। अल्लाह तुम्हें हर खुशी दे आलिया, तुमने मेरे अल्लाह से मिलवा दिया, प्यार से कहती। वो अब्दुल्ला के बारे में सोचने लगी। उसको अपने हाथों पर अभी भी अब्दुल्ला के हाथों की गर्माइश महसूस हो रही थी। आंखें बंद करने पर उसके सामने बाबा अब्दुल्ला का चेहरा आ रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसने नम आंखों से कहा। मोहब्बत ने इसके दिल में बसेरा करना शुरू कर दिया था। उसको अब्दुल्ला से मोहब्बत हो रही थी। हालात रिश्ते होते हैं उसे में ऐसे हैं, इंसान के दिल की दुनिया बदल देती। वो उठी और वज़ू के लिए शुक्राने के नफ़ल अदा किए। वो अपने रब का शुक्र अदा करना चाहती थी जिसने उसको धोखे से निकाल दिया और एक हलाल तल्लुक़ से उसकी तकलीफ़ दूर कर दी। थैंक यू अल्लाह जी, आपने मुझे इतना सब अता किया। मेरे इतना गुनाह के बाद भी बेशक आप बहुत माफ़ करने वाले हैं। इस निकाह को मेरे और मेरे अब्दुल्ला के हक़ में बेहतर कर और हमें खुशियाँ अता कर। दुआ के इसने का टाइम देखा। रात के 2 बज रहे थे। सो जाती हूँ वरना फजर के वक़्त नींद आने लग जाएगी, उसने खुद से कहा। सुबह सब नाश्ते की मेज़ पर बैठे थे। अब्दुल्ला मुसलसल रिच को देख रहा था। वो उसको तंग कर रहा था और वो हो भी रही थी। फिर भाईजान, हम चलते हैं अपने घर, उमरान साहब ने कहा। भाई साहब, अरिज की अम्मी इसरार कर रही थी कि आप लोग शाम की चाय पीकर जाएं। सुफियान साहब ने कहा। अब्दुल्ला मोबाइल पर अरिज को मैसेज और कर रहा था, जो वो दूर से अपने अब्बू और ताया की बातें सुन रही थी। आइसक्रीम खाने चलोगी मेरे साथ, अब्दुल्ला ने मैसेज भेजा। अरिज फौजी आपा के साथ बैठी थी जब उसका मैसेज भेजा। उसने अब्दुल्ला का मैसेज देखकर अजीब नज़रों से उसको देखा। अम्मी अब्बू नहीं जाने देंगे अकेले, अरिज ने कहा। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बताओ चलोगी, अब्दुल्ला ने मैसेज भेजकर आंखों के इशारे से पूछा। हूँ, अरिज ने टाइप करके भेज दिया। ये आंखों आंखों में क्या बातें हो रही हैं, आलिया ने शरारत से पूछा। अरेज ने घबरा कर उसको देखा। आलिया एकदम से हंसने लगी। कर लो, मेरा भी टाइम आएगा, इसने अरिज के कान में कहा। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो अपनी दोस्त से बात कर रही थी, अरिज ने कहा। बस बेटा, हमें सब पता है, आलिया ने मुझे से कहा। गुड़िया बहुत चालाक हो गई हो तुम, मैं देख रहा हूँ, अब्दुल्ला ने कहा। बस अब क्या करें भाई, ये बचपन की दोस्त निकलेगी तो ये सब तो होगा ना, आलिया ने मुंह बना के बोला। अब्दुल्ला और अरिज की इसकी बात पर हंसने लग गए। अरिज आलिया से बातें कर रही थी कि एक बार फिर मोबाइल की घंटी बजी। उसने मैसेज पढ़कर अब्दुल्ला को देखा और हाँ में सर हिला दिया। बाबा, मुझे मरियम के घर असाइनमेंट लेने जाना है, मैं जाऊँ? निकाह की वजह से मैंने यूनिवर्सिटी का कोई काम नहीं किया। अरे बस सफाई से झूठ बोलती है। अच्छा ठीक है बेटा, चली जाओ, आलिया को भी ले जाओ, सुफियान साहब ने कहा। नहीं चाचू, मैंने नावल पढ़ना है। अरिज तुम जाओ, मेरा मूड नहीं। आलिया अब्दुल्ला और अरिज के प्रोग्राम के जानने बारे में जानती थी, इसलिए सब उसने इनकार कर दिया। ओके, अरिज ने अपनी हंसी का काबू करते हुए कहा। वो बाया निकाह करके जाने के लिए तैयार थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। अब्दुल्ला को इसको छोड़ने का कहा गया था। वो भाई गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहा था। चलें मिसेस अब्दुल्ला, अरिज के अंदर आते ही अब्दुल्ला ने बहुत प्यार से कहा। जी चलें। गाड़ी सड़क पर थी। दोनों के दरमियान कोई बात नहीं रही थी। तभी अब्दुल्ला ने बात कर गाज के आपकी बेगम साहबा बातें बताएं कौन सा फ्लेवर खाना है आपने, जो आपका दिल करे ऑर्डर कर देना। अरिज ने बहुत प्यार से कहा। चलो ये तो वहाँ जाकर डिसाइड करते हैं। अरिज ने कहा। तुम क्या सोच रही हो? अरिज कुछ परेशान लग रही हो, अब्दुल्ला ने गाड़ी मोड़ते हुए कहा। अब्दुल्ला, मैं अब यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहती, अरिज ने बाहर देखते हुए कहा। फिर अगर क्यों नहीं जाना चाहती?
बस वैसे ही अगर इस लड़के की वजह से डर रही हो तो वलीमे मेरे होते हुए तुम्हें कभी भी कुछ नहीं हो सकता। उसने संजीदा होते हुए कहा। मगर वो अरिज बोलना चाहती थी कि हाँ का अब्दुल्ला ने उसकी बात काट दी। मैं चाहता हूँ तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, अपना एक बुटीक खोलो और मैं इस मामले में तुम्हें सपोर्ट करूँगा। उसने उसको यकीन दिलाया। आप बहुत अच्छे हैं अब्दुल्ला, उसने नमाज़ों से कहा। वो तो मैं हूँ, उसने मुझे से कहा। जिस पर अरिज हंसने लगी। हंसी हंसती रहा करो, तुम पर हंसी हंसी बहुत सूट करती है, उसने मोहब्बत से कहा अरिज को। वो इस वक्त अपना सबसे बड़ा हमदर्द लग रहा था। तो उन्होंने आइसक्रीम खाई और खूब बातें की। वापसी पर हरीश को एक रॉन्ग नंबर से मैसेज आया, लेकिन उसने उसको नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वो अब्दुल्ला के साथ वक्त गुजारना चाहती थी। वापस आकर जब अरीज अपने कमरे में जाती है तो आलिया बैठी रो रही होती है। क्या हुआ लड़की, रो क्यों रही हो? अरीज ने परेशानी से पूछा। वो सलार को ब्रेन ट्यूमर हो गया है, मेरे प्यार को ब्रेन ट्यूमर हो गया, उसने रोते हुए कहा। अल्लाह खैर करे, तुम रो ना, सब ठीक हो जाएगा। उसने उसके पास बैठ कर उसे तसल्ली दी। पता है नहीं है मामा का क्या होगा? वो मुझसे रो रही थी। कौन हो मामा? उसने ताज्जुब से पूछा। सलार की बीवी। उसने आंसू साफ करके कहा। वाह, तुम्हें किसी के शोर से प्यार है? उसने हैरान होकर कहा। वो है ही ऐसा, आलिया ने कहा। अरेज ने आलिया के पास पड़ी एक किताब को देखा। एक मिनट, क्या सलार कोई किरदार है? हाँ, उसने मासूम शक्ल बनाकर कहा। मर जाओ तुम आलिया, तुमने मुझे डरा दिया। अरेज पास पड़ा। कुशन आलिया के मुंह पर देर मारा। पागल लड़की, इसको बंद करो और नीचे चलो, चाय का वक्त हो रहा है। अरेज ने उसकी किताब बंद करते हुए कहा। इन लोगों के जाने के बाद अरेज अपने कमरे में आ जाती है। वो अपने बेड पर बैठी होती है कि उसके मोबाइल में बार बार मैसेज आ रहे होते हैं। ओहो, कौन है? वो उलझन से बोलती है। उन्होंने कहा, मुबारक स्वीटी, तुमने तो बताया ही नहीं और मुझे ब्लॉक कर दिया। एक नॉन्ग नंबर से उसको मैसेज आया और एक वीडियो भी आई थी जिसके नीचे लिखा था, मेरी तरफ से निकाह का तोहफा साजिद। आरिश का वीडियो और मैसेज पढ़कर रंग सर्द पड़ गया। वो ये वही ज़मीन पर बैठी जाती और उसके हाथों में कब कपाहट होने लगी। मेरे अल्लाह, ये इसने कब बनाई? आंसू मुसलसल गिर रहे होते। इसको डिलीट कर दो साजिद, तुम क्या चाहते हो? वो कांपते हुए हाथों के साथ मैसेज टाइप करती थी। मैसेज भेजने के एक ही मिनट बाद इस नंबर से उसको फ़ोन आता है। वो डरते डरते फ़ोन उठाती। हाय मेरी जान, कैसा लगा? मेरी तरफ से निकाह का तोहफा। शैतानी हंसी के साथ साजिद कहता है। ये तुमने कब बनाई? वो रोते हुए पूछती है। जब तुम नशे में थी तब। और देखो कितना प्यारा डांस आता है तुम्हें, उफ। और जब तुम मुझे गले से लगाती है, यही तो मेरा फेवरेट पार्ट है। वो बहुत मज़े से कहता है। देखो मैं नशे में थी तब, और वो भी तुमने जानकर मिलाया था मेरी ड्रिंक में। तुम इस डांस वीडियो को डिलीट करो। बोलते जाए उसे कैसे मेरी जान, ये तो मैं अब कॉलेज ग्रुप में अपलोड करूँगा और तुम किस किस को यकीन दिलाओगे कि तुमने नशे नहीं किया था? अब कर रोने का क्या फ़ायदा? तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था। वो जैसे तलखी से कहता है। देखो ऐसा मत करना, तुम जो बोलोगे मैं करूँगी, प्लीज़ ऐसा मत करना, मेरी इज़्ज़त का सवाल है। वो मिन्नत करती। अब आई ना, हाँ हाँ, अब आई ना लाइन पर। अब जैसा कहता हूँ करता हूँ वैसा करो। वो कहता है। हाँ बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अरे आंसू साफ करते हुए पूछती है। पैसे किसको चाहिए? तुम अगले हफ्ते अरिसा के साथ इस्लामाबाद आओ। वो गुस्से से कहता है। मैं कैसे आ सकती हूँ? तुम यूनिवर्सिटी में ही बात कर लो मेरे से। वो डरते हुए कहती है। नहीं आना तो तुम्हें होगा अगर अपनी इज्जत बचाना चाहती हो। तो वो इतना कहकर फ़ोन काट देता है। अरिश फ़ोन की बंद स्क्रीन को देखकर सिक्सयाँ लेकर रोती है। अल्लाह मुझे बचाए, मैं तौबा कर चुकी हूँ। मैं क्या करूँगी? कौन यकीन करेगा मेरा कि मैं बेकसूर हूँ? और अब्दुल्ला, उसको जैसे अपने और अब्दुल्ला के रिश्ते का ख्याल आता है। मेरे अल्लाह, अब्दुल्ला इसके बाद तो मुझे तलाक दे देगा। मैं कहाँ जाऊँ? वो रोते हुए कहती है। इंसान को ज़िंदगी में एक ऐसी ठोकर ज़रूर लगती है जो उसकी सारी दुनिया अंदर से बदल देती है। अरिज को वो ठोकर दूसरी दफ़ा लगी थी। अब वो इस पर आजमाइश का वक्त था। वो जानती थी इसको यहाँ से अल्लाह के अलावा कोई नहीं निकाल सकता। वो अपने आंसू साफ करके उठती है और बाथरूम में जाकर वज़ू करती है। मुझे अल्लाह से मदद लेनी है। वो जानता है मैं बेकसूर हूँ। वो मेरे दिल में कोई रास्ता ज़रूर डालेगा। वो दुपट्टा लेते हुए कहती है। नमाज़ पढ़ के वो अपने रब से बात करते हैं और कोई रास्ता और कोई मदद का वसीला मांगने के लिए दुआ करती है। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे पर तेरी आजमाइश का वक़्त आ गया है। मुझे सब्र अता करो, मेरी बेगुनाही साबित करो, मेरे लिए कोई वसीला बीच में तेरी रहमत की तलबगार हूँ। आंसू लिए वो दुआ करती है और उसको पता था कि उसका रब उसको अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी उसके दिल में अब्दुल्ला की कही एक बात आती है। अभी मैं तुम्हारे हर मामले में साथ दूंगा, बस मेरे से कभी झूठ ना बोलना। मैं नहीं बोलूँगी आपसे झूठ अब्दुल्ला, कभी भी नहीं। मैं आपको सब बताऊँगी। वो दिल में कहती है। बाबा आप खैर से? अब्दुल्ला की भी शादी हो गई है, आलिया के लिए भी रिश्ता देखना चाहिए। फौजिया आपा चाय पीते हुए कहती हैं। हूँ सही कह रही हो, अब इसकी भी उम्र हो गई है। इमरान साहब सोचते हुए कहते हैं। बस पास बैठी आलिया खामोशी से सारी बात सुन रही होती है और सीन के बारे में सोच रही होती है। अब तक तो आपको रिश्ता ले आना चाहिए था। वो दिल ही दिल में सोचती है। तुम क्या कहते हो जनाब, कोई रिश्ता है तुम्हारी नज़र में? इमरान साहब अब्दुल्ला से पूछते हैं।
पापा मेरी नज़र में वो बोल रहा था कि फौजिया फिर उसकी बात काट कर कहती है, ओहो बब्बू ये सब औरतों वाले काम होते हैं। मैंने 2-3 लड़कों को देखा हुआ है, काफ़ी अच्छी फैमिली के अमीर भी हैं। अब्दुल बात चला कर देखती हूँ क्या पता बात बन जाए। ठीक है ना अब्दुल्ला, जैसे आपको ठीक लगे आपा, मगर दौलत से पहले लड़के के दीन को देखा करें। इस आलीशान घर का क्या फ़ायदा जहाँ आपकी आखिरत को और आपके ईमान को खतरा हो। वो बोलकर खामोशी से चाय पीने लग जाता है। तभी उसको अरिज का फ़ोन आता है, अब मैं अभी आया। इतना बोलकर वो वहाँ से उठ जाता है। एक तो ये दोनों बहन भाई जब देखो मुझे दीन का दरस देने लग जाते हैं। फौजिया पर मुंह बनाकर कहती, अरे उनकी बात पर हंसने लग जाती है। उसको अपने भाई की सोच पर नाज था। अगर हम सब में भी कोई रिश्ता जोड़ने से पहले दिन को देखे तो ये माशरा काफ़ी बुराई से बच जाए। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अब्दुल्ला, क्या हाल है? लगता है मेरी याद आ रही है। वो मज़े से कहता है, आगे से जो आपकी जगह रोने की आवाज़ आती है। क्या वारिस तुम ठीक तो हो ना? अब्दुल्ला एकदम से डर जाता है। अब्दुल्ला प्लीज़ मेरे से कल यूनिवर्सिटी के बाहर मिलने आए, मुझे कुछ बताना है आपको। वो रोते हुए कहती है, हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ। वो बेचैन होते हुए कहता है, फ़ोन पर नहीं कह सकती आप, प्लीज़ मुझे मिलने आए सुबह। वो सिसकियों से रोते हुए बोलती है, उसकी आवाज़ तो तेज़ हो रही होती। अच्छा ऐसा करना, सुबह यूनिवर्सिटी की बजाय तुम मेरे ऑफिस आ जाना। ओके। उसको उससे तसल्ली देते हुए कहता है, हूँ अरे बस इतना कहती है, तुम टेंशन ना लो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो जो अरिज दिमाग को सुकून दो, रोना नहीं अब। ओके। वो बहुत प्यार से कहता है। उसको अरिज की बहुत फिक्र हो रही होती है। रात जैसे तैसे गुजरती, ना अब्दुल्ला को सुना रहता ना ही अरीज को। दोनों बेकरार होते थे। अरीज सच बताने के लिए खुद को तैयार कर रही थी और अब्दुल्ला उसकी फिक्र में पागल हो रहा था। कल के सूरज का दोनों को इंतजार था। सुबह होती है, अरीज वाया नकाब करके बिना कुछ खाए यूनिवर्सिटी का कहकर निकल जाती है और रास्ते में ये दुआ करती है कि अब्दुल्ला कम अज़ कम उसको बेकसूर समझ ले। मेरे अल्लाह मेरी इज़्ज़त रखना, मेरे पास सब अब्दुल्ला भाई सहारा है। वो दुआ करती जाती है। वो अब्दुल्ला के ऑफिस में बैठी उसका इंतज़ार कर रही होती है। उसके दिल में बस से ये ख्याल आ रहा था कि वो ये सब देख और सुनकर क्या बोलेगा। अली बहुत हिम्मत करके यहाँ आई थी होगी। वो जानती थी मर्द अपने घर की इज़्ज़तों के लिए कत्ल भी कर देते हैं और यहाँ कोई और नहीं उसका शोहर था। क्या कि वो वीडियो देख कर मुझे छोड़ देंगे? मुझे क्या अब्दुल्ला तलाक दे देंगे? दिल में यही बात बार बार आ रही है। अल्लाह मैंने आप पर सब छोड़ा हुआ है, मुझे आप ही ने रास्ता दिखाना है। उसने दिल में ये दुआ की। तभी ऑफिस का दरवाज़ा खुलता है और अब्दुल्ला अंदर दाखिल होता है। वो इसको देखकर फ़ौरन खड़ी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नरेश कहती है। वालेकुम सलाम, बैठो। अरेज नाश्ता किया है क्या तुमने? अब्दुल्ला उसके पास बैठते हुए पूछता है। वो नफ़ीस में सलाह ला देती है, कुछ खाओगी? बल्कि मैं अभी मंगवाता हूँ, मैंने भी नाश्ता नहीं किया। अब्दुल्ला इंटरकॉम पर फ़ोन करने लग जाता है। अब्दुल्ला मुझे भूख नहीं है, आप खा लें। अरेज ने ये कहते ही आंखें नम हो जाती हैं। अब्दुल्ला उठकर उसकी एक कुर्सी के पास आता है और उसके कदमों पर बैठ कर उसका हाथ नरमी से पकड़ लेता है। बताओ मुझे क्या बात है अरिज, मैं रात से बहुत परेशान हूँ। अब्दुल्ला ने उसके आंसू साफ करते हुए पूछा था। अरिज एकदम से उसके हाथ मजबूती से पकड़ लेती है और रोने लग जाती है। अल्लाह मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ अब्दुल्ला, मैं पाक नहीं हूँ। तुम पाक हो, तुम्हें पाक बीवी मिलनी चाहिए थी। और रोते हुए कहती है, रोना बंद करो अरिज, तुम्हें किसने बोल दिया कि तुम बाकरदार नहीं हो? अल्लाह कभी भी अपने कुरान में बोली बात को गलत साबित नहीं कर सकता। तुम्हारा करदार पाक है, तभी तुम मेरे नसीब में आई हो। वो संभालते हुए कहता है, मगर अरिज का रोना बंद नहीं हो रहा होता। अब्दुल्ला उसको इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाता है। मुझे बताओ तो क्या हुआ है? वो एक बार फिर बोलता है। अरिज रोते हुए बिना रोके कल का सारा वाक़या उसको बता देती है। मतलब कुछ हैरानी और परेशानी के साथ सब कुछ सुन रहा होता है। इस वक्त वो अपना गुस्सा जैसे काबू कर रहा था। उसकी जगह कोई और मर्द होता तो अभी अपनी बीवी को नकाब से निकाल देता, मगर सामने बैठी हुई वो लड़की सिर्फ उसकी बीवी ही नहीं थी, बल्कि उसके बचपन की मोहब्बत थी। वो बोलकर खामोश होती है तो आंखें उठाकर अब्दुल्ला को देखती है, जो बिना कोई तासर चेहरे पर लिए उठ खड़ा होता है और टेबल से पानी का गिलास एरिज को देता है। उसको पी लो और अब प्लीज़ रोना बंद करो। वो पानी देते हुए कहता है। एरिज फूले हुए सांस के साथ वो गिलास पकड़ती है और वो एक ही सांस में सारा पानी पी लेती। अब्दुल्ला खामोशी से उसको देख रहा था। अब कैसा फील कर रही है? अब्दुल्ला गिलास लेते हुए कहता है। अब्दुल्ला क्या आप अब मुझे तलाक देंगे? रोते हुए पूछता है। अब्दुल्ला उसकी बात सुनकर कुछ अजीब नज़रों से देखता है, फिर बोलता है, मुझे इन मर्दों में से मत समझना जो किसी के माजी पर उसको जलील करते हैं। तुमने गलती हुई थी, तुमने अल्लाह से माफ़ी मांगी, इस रब ने तुम्हें माफ़ किया और हदायत दी, इसलिए तुम अभी इस पर्दे में मेरे सामने बैठी हो। वो इतना कहकर उसको उस कुर्सी से उठाता है और सोफे पर बिठा देता है और खुद भी इसके पास जाकर बैठ जाता है।
अब्दुल्ला अरीज के आंसू साफ करते हुए उसको कंधे से अपने साथ लगाकर तसल्ली देता है। मैंने तुम्हारा साथ देने का वादा किया था अरीज, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अब्दुल्ला ने अपनी अरीज को कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। अरीज नम आंखों के साथ उसको देखती है और बिना कुछ बोले उसके सीने पर सर रख लेती है। उसको खुशी थी अब्दुल्ला ने उसको ऐसा सफ़र अता किया है जो उससे बदगुमान नहीं हुआ। अब ये सोचना है कि इस मुकास साजिद से कैसे वो वीडियो डिलीट करवाई जाए। अब्दुल्ला उसको प्यार करते हुए कहता है। अरीज अपना सर उठाकर उसको देखती है, फिर बोलती है अब वो वीडियो देखोगे क्या? नहीं, मुझे नहीं देखनी। मैं वो देखकर खुद को काबू नहीं कर सकता। साजिद को शूट कर दूंगा। अब्दुल्ला अपना जज्बात काबू करते हुए कहता है। अरे तुम इससे मिलने जाओगी इस्लामाबाद? अब्दुल्ला उसको कहता है। मगर कुछ नहीं, जितना मैं बोल रहा हूँ तुमको जाओगी, मगर अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। और लेकिन साजिद को इस बात का इल्म नहीं होगा। तुम फिक्र ना करो मेरे होते हुए, वो तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। तुम सब मुझ पे छोड़ दो। वो इसको बहुत प्यार से कहता है। अरे जहाँ में सर हिला देती है। चलो अब आओ नाश्ता करते हैं, फिर मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ कर आता हूँ। उस मुझे तो बहुत भूख लगी हुई। वो हंसते हुए कहता है। अरे जिसको देखकर मुस्कुरा देती। आलिया स्टडी में बैठी आपा और अपनी बाबा को बातें सोच रही होती है। अब घर में उसके रिश्ते की बातें चल रही थी। वो लड़का जिसने उससे ज़्यादा मोहब्बत किया था, उसका कोई इतना पता नहीं था। अल्लाह ताला आप मेरे लिए जो फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा, क्योंकि मेरी तकदीर आपने लिखी है और मुझे यकीन है बहुत खूबसूरत लिखी है। उसने कुरान मजीद अलमारी से निकालते हुए कहा। कुरान मजीद खोलते ही उसकी नज़र सूरत नूर की इसे याद पर पड़ती है। खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए फ़िज़ा औरतें फ़िज़ा मर्दों के लिए हैं, फ़िज़ा मर्द फ़िज़ा औरतों के लिए। उनका दामन पाक है। इन बातों से जो बनाने वाले बनाते हैं उनके लिए मग़फ़िरत है और इज़्ज़त करीम है। आलिया के दिल को सुकून पहुँचता है और वो बहुत प्यार से इस आयत पर अपना हाथ फेरती है और कहती है। मुझे मालूम है मेरी तकदीर लिखने वाले ने मेरा नसीब बहुत खूबसूरत लिखा है। तभी मगरिब की अज़ान की आवाज़ उसको सुनाई देती है और नमाज़ की तैयारी में लग जाती है। अब्दुल्ला अरीज को वापस घर छोड़ने चला जाता है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जाने से डर रही थी। ख्याल रखना अपना, और हाँ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ, मेरी इज़्ज़त है। ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे, आलिया को भी नहीं, ओके? वो इसको बाहर निकलने से पहले कहता है। जी मैं समझ गई, गुड गर्ल। अब्दुल्ला ये बोल को गाड़ी आगे बढ़ा देता है। अभी तब तक घर के बाहर खड़ी रहती उसकी गाड़ी को देखती रही, जब तक वो नज़रों से दूर नहीं हो जाती। अल्लाह तेरा मेरे पर एहसान है, तूने मुझे अब्दुल्ला जैसा शोर फरमाया। अरीज घर के अंदर जाते हुए कहती। हाँ, जिन दोनों ने इस्लामाबाद जाना था, पहले तो सुफियान साहब नहीं राज़ी हुए, लेकिन फिर जब अब्दुल्ला ने कहा कि वो भी अपने काम के सिलसिले में वहाँ जा रहा है तो उन्होंने इजाज़त दे दी। अरीज सामान पैक कर रही थी जब अब्दुल्ला का फ़ोन उसको आया। तैयार हो तुम? अब्दुल्ला ने पूछा। जी तैयार हूँ, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। अरीज ने बेबसी से कहा। अरीज मैं हूँ ना, तो तुम ना डरो, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अब्दुल्ला ने उसको तसल्ली दी। आई ट्रस्ट यू अब्दुल्ला। अरीज ने कहा। चलो मैं बस गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, तो मुझे नीचे ही मिलो, ओके? अब्दुल्ला ने बहुत प्यार से कहा। ओके, उसने ये कहकर फ़ोन रख दिया। अब्दुल्ला जैसा मर्द उसने बस कहानियों में ही देखा था, जो अपनी बीवी के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। बस अब वो इसका नसीब बन गया, तो उसको अपने माजी पर बहुत पछतावा होता। क्या होता अगर वो साजिद से कभी दोस्ती न करती? जब बचपन में अब्दुल्ला के साथ उसकी शादी की बात हुई थी, तभी दिल में बस उसको ही रख लेती है, तो आज हालत बहुत बेहतर होती। लेकिन कभी कभी इंसान को अपने लिए बेहतर चीज़ ज़िंदगी में तभी मिलती है जब वो हर तरफ से हार जाता है। इंसान जब टूट का नाउमीद हो जाता है, तभी अल्लाह अपने बंदों में से किसी ऐसे को भेज देता है कि वो अपने सारे गम भूल जाओ। और अरीज को अल्लाह ने अब्दुल्ला से नवाजा था। अब्दुल्ला के आते ही वो रोकी नहीं, वो पूरा सामान गाड़ी में रखवाया और दोनों सफ़र के लिए रवाना हो गए। गाड़ी जब लाहौर के दूर से बाहर निकली, तो अरीज की बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था, जिसको अब्दुल्ला ने भी महसूस किया। डरो मत अरीज, सब ठीक हो जाएगा, अब्दुल्ला ने उसके हाथों पर हाथ रखते हुए कहा। अगर उसने मेरी वीडियो डिलीट करने से इनकार कर दिया, तो अरीज ने बेचैनी से कहा। मैं उसकी जान लेने पे एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा। अब्दुल्ला ने अपना अंदाज संजीदा करते हुए कहा। अरीज उसको देखती रही। अल्लाह ने उसको एक बार कमाल का मुआफ़िज़ अता किया था। उसको फ़ोन करो और बोलो तुम आ रही हो, कहाँ मिलना है, और हाँ फ़ोन स्पीकर पर रखना। अब्दुल्ला ने एक जगह गाड़ी रोकते हुए कहा। अरीज ने जैसा अब्दुल्ला ने कहा वैसा किया। फ़ोन दूसरी तरफ से उठा लिया गया था। जी जनाब, तो फिर क्या सोचा? और साजिद ने बहुत मज़े से कहा। मैं आ रही हूँ, तुम बताओ कहाँ मिलने आऊँ? अरीज ने अब्दुल्ला की तरफ देखते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता था तुम आओगी, पहले भी तुम मेरी किसी बात पर इनकार नहीं करती थी।
थी और आज भी सो स्वीट ऑफ यू बेबी। उसने हंसते हुए कहा। उसके मुंह से अपनी बीवी के लिए इस अल्फाज सुनकर अब्दुल्ला ने अपने हाथों को बहुत ज़ोर से बंद किया। साजिद उसके सामने होता तो वो इस वक्त ज़मीन के नीचे होता। कहाँ मिलने आना है, बस इतना होता। और इसने गुस्से से कहा, अरे गुस्सा तो ना करो, मेरे दोस्त के फार्म हाउस आओ, एड्रेस में व्हाट्सएप कर रहा हूँ। उसने बहुत आराम से कहा। रिच को फार्म हाउस का सुनकर करंट सा लगा। साजिद में कोई फार्म हाउस नहीं आने वाली, तुम किसी रेस्टोरेंट में मिल दो मेरे से। उसने तेज़ी से कहा, ये तो नहीं होने वाला मेरी जान, जगह मेरी पसंद की होगी, वरना वीडियो तो तुम देख ही चुकी हो। तुम्हारे अब्बू को भेजूंगा, आपकी कॉलेज ग्रुप में अपलोड करूंगा, एड्रेस भेज रहा हूँ, 2 बजे तुम वहाँ मौजूद हो। बाय। उसने इतना बोलकर फ़ोन काट दिया। और इस पर एक और आजमाइश आ गई थी। वो फोफो मलाल की अजीब कैफियत में अब्दुल्ला को देख रही थी, जो उसकी आंखों में आने वाले आंसू देख रहा था। मैं क्या करूँ अब्दुल्ला, पापा ने अगर वो वीडियो देख ली तो वो मुझे मार देंगे या उनको कुछ हो जाएगा। ये सब मेरा कसूर है, मैं ही मर जाती तो सब लोगों को सुकून में आते होते। अरीज ने रोते हुए कहा। अब्दुल्ला ने आगे होकर उसको गले से लगाया। बस अरीज, रोना बंद करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, रोना बंद करो, हम कुछ करते हैं। अब्दुल्ला ने कहा, अब जैसा मैं कहता हूँ तुमने वैसा करना है। तुम इसके फार्म हाउस जाओगी, ओके, मैं तुम्हें फॉलो करता रहूँगा। तुम मोबाइल अपने बैग में रखना और इसका स्पीकर ऑन रखना। मैं इसकी और तुम्हारी तमाम बातें सुनूंगा, तुमने डरना नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। अब्दुल्ला ने उसको कहा। अरीज ने इस बात में सर हिलाया। वो लोग प्लान के मुताबिक फार्म हाउस जाती हैं। फार्म हाउस अब एरिस को अब्दुल्ला गाड़ी से दे देता है, जबकि खुद कुछ फासले से उतर जाता है। मोबाइल पर काल में लाकर एरिस को अपने बैग में रख लेती है। तेज़ होती धड़कन के साथ वो अंदर दाखिल होती है। दरवाजे पर मौजूद एक आदमी उसकी रहनुमाई करता है, उसको घर के एक कमरे में ले जाता है। आखिर तुम आ ही गया। साजिद एक दरवाजे के अंदर आते हुए कहता है। अरेज लड़का उसको देखती है। साजिद इस वक्त उसको किसी शैतान से कम नहीं लग रहा होता। हाँ, मैं आ गई, अब मेरी वीडियो डिलीट करो। वो हिम्मत करके बोलती है। कर देंगे, वो भी कर देंगे, इतने टाइम बाद मिली हो, गले नहीं लगाओगी। वो मज़े से कहता है, देखो तुमने कहा था मैं आऊँगी तो तुम वादे के मुताबिक वो वीडियो डिलीट करोगे। मैं अपने वादे से मुकर नहीं रहा, कर दूंगा, पहले मैं देख तो लूँ तुम्हें ऐसा क्या हो गया जो तुम जैसी लड़की ने नकाब और बाया डालना शुरू कर दिया। वो चल कर उसके पास आया। अरे डरकर अपने कदम पीछे को ले जाती है। अरे डरो नहीं मेरी जान, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस ये। वो आगे होकर उसका बाया उतारने लगता है। अरे जिसको पीछे की तरफ धक्का देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो खुद को संभालते हुए कहता है, हद में रहो साजिद, और खबर जा तो तुमने मेरे नकाब को हाथ लगाया। अरे गुस्से में चलाती है। हाँ, इतनी तुम नेक। पता है अरे, तुमसे ज़्यादा दोगली लड़की मैंने नहीं देखी। कुछ दिनों पहले तुम क्या थी और अब देखो एकदम से अपने गुनाह और इस हिजाब नकाब के पीछे छुपाकर तुम खुद को पाक साबित करना चाहती हो। इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है। हाँ, नहीं हूँ मैं नेक, लेकिन मुझे मेरे रब का खौफ है कि जो तुम शायद भूल गए हो। तुम जैसे मर्द क्या जाने औरत की इज्जत, जो मज़े और टाइम पास के लिए रोज़ नई नई गर्लफ्रेंड बनाते हैं। वो आंखों में आंसू लिए कहती है, अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो लड़की, मैं तुम्हें इस वीडियो के ज़रिए कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। अब ये तुम्हारा पारसाई का सारा ड्रामा एक पल में बेकार हो जाएगा। वो गुस्से से कहता है, कर दो, तुमने जो करना है कर दो। साजिद, इज्जत देने और लेने वाले तुम नहीं हो, मेरा रब है, और जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक मेरी इज्जत पे एक दाग नहीं आएगा। इतना बोलकर वो मोड़ने लगती है। तभी साजिद आगे होकर उसका हाथ पकड़ लेता है। कहाँ जा रही हो? सोचो अरे, इस घर में अभी अब तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। मैं तुम्हारी इज्जत के साथ क्या कुछ कर सकता हूँ, और तुम अपने इस मॉडर्न मौलवी कज़न को क्या मुँह दिखाओगी? वो हंसते हुए कहता है। साजिद आरिज को इसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो पीछे मुड़कर उसको एक जोरदार थप्पड़ लगा देती। तुम्हारी इतनी हिम्मत लड़की, एक थप्पड़ तो मैंने बर्दाश्त कर लिया था, अब नहीं करूँगा, तुम देखो अब अपना हाल। वो गुस्से से कहते हुए पीछे से अपनी पिस्तौल निकालता है और रिच के ऊपर रखता है। तभी पीछे से अब्दुल्ला आकर साजिद का पिस्तौल वाला हाथ पकड़ लेता है और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। खबरदार, जो मेरी बीवी को हाथ भी लगाया। तो अब्दुल्ला गुस्से में कहता है। साजिद जो संभाल कर खड़ा होता है तो उसको अपने नाक से खून निकल आता महसूस होता है। यकीनन अब्दुल्ला से जिसामत में काफ़ी अच्छा था। तुम्हारी बीवी एक बार बद करदार है, शादी से पहले मेरे साथ रंगलंजियाँ मनाती थी। साजिद गुस्से से कहता है। उसकी बात सुनकर अब्दुल्ला एक और बार उसको मारता है। मेरी बीवी के बारे में उससे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने वाले तुम कौन होते हो? आइंदा मेरी बीवी के आसपास भी नज़र आए तो तुम्हें इससे गायब करवाऊंगा कि तुम्हारा बाप भी तुम्हें नहीं ढूंढ सकेगा। अब्दुल्ला को उंगली उठाकर उसको मांग लेता है। साजिद उठने लगता है। तभी वहाँ पुलिस दाखिल होती है। अब्दुल्ला ने उसको पहले ही फ़ोन करके बुलाया लिया होता है। उसके ब्लैकमेलिंग के तमाम मैसेज उसको दिखाए होते हैं। आप टेंशन ना लें सर, वीडियो इसके मोबाइल से और इसके घर में अगर कहीं और सेव हुई तो वहाँ से भी हम डिलीट करेंगे। पुलिस का एक बंदा आकर कहता है, शुक्रिया। अब्दुल्ला कहता है, जी सर। अब एक बार अहमद सर को बता दें कि हमने काम कर दिया। वो एक बार फिर कहता है, हाँ ठीक है तुम जाओ। अहमद अब्दुल्ला का दोस्त होता है जो पुलिस में एक अच्छी पोस्ट पर होता है।
इन सब के जाने के बाद अब्दुल्ला ने पीछे खड़ी अरेज को देखता है, जो उसको ही देख रही होती है। अब्दुल्ला मुस्कुरा कर कहता है, चलें मिसेस अब्दुल्ला। अरेज उसके मुँह से ये सुनकर रोते हुए उसकी तरफ आती है और उसके गले लग जाती है, आई लव यू। वो रोते हुए अब्दुल्ला को कहती है। उसकी बात सुनकर अब्दुल्ला एकदम से कुछ कह नहीं पाता, बस अपना हाथ उस पर रख देता है। तो मेरी ज़िंदगी हो, अब्दुल्ला उसको गले लगाते हुए कहता है। 2 महीने बाद आज सब लोग बहुत खुश थे। आलिया और सलीम का आज निकाह था। अब्दुल्ला और अरेज की शाम को बारात थी, हर तरफ खुशियों का समा था। सलीम ने रमज़ान में ही आलिया के लिए रिश्ता भेजा, जो अब्दुल्ला ने फ़ौरन मान लिया था। उसको हमेशा से ही सलीम बहुत पसंद था, निकाह की कोई वजह ही नहीं थी। सब लोग बहुत खुश थे। आलिया ठीक इन जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने निकाह के जोड़े के साथ ही भी हिजाब लिया हुआ था, वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। निकाह के बाद आलिया को अरीज के साथ बैठा दिया गया। अरीज लाल रंग के जोड़े में बहुत खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। ये कहानी शुरू एक नाम पसंदीदा मर्द से निकाह करते हुए हुई थी, और अब अरीज के लिए अब्दुल्ला इस दुनिया का सबसे अच्छा आदमी था, और उसकी पाकीज़ा मोहब्बत भी, और सब काम बहुत अच्छे से हो गए थे। रुखसती के बाद आलिया अरिश को अब्दुल्ला के कमरे में ले आती है, और वो जो बहुत ही खूबसूरत फूलों से सजाया गया था, बहुत प्यारा है ये कमरा। अरिश कहती है, हाँ लेकिन मेरी भाभी से ज़्यादा नहीं। आलिया हंस कर कहती है। अरिज उसकी बात सुनकर उठकर उसको गले लगा लेती है। आज अरिज जिस मुकाम पर थी, वो उसको आलिया की वजह से नसीब हुआ था। आलिया जैसा नेक दोस्त बहुत लोगों को मिलता है, और कुछ बेवकूफ़ दीनी दोस्तों को ये बोलकर छोड़ देता है कि उसको सोच बहुत तंग है, जबकि इसकी सोच हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सोच के मुताबिक होती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया आलिया, तुमने मुझे मेरी रूह से मिलवा दिया, मुझे इस दुनिया से निकाल दिया। और इसी आंखों में आंसू लिए कहती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अगर दोनों नंद भाभी की मोहब्बत ख़त्म हो गई हो तो मैं अंदर आ सकता हूँ। अब्दुल्ला दरवाजे पर खड़ा हो मुस्कुरा रहा था। जी आई है, मैं बस जा रही हूँ, इतना बोलकर आलिया वहाँ से चली जाती है। आलिया मुस्कुरा कर अब्दुल्ला को देखती है, जो उसको देख रहा होता है। हाँ 1 मिनट में आता हूँ, अब्दुल्ला कहकर बेड की दराज से एक लिफाफा निकालता है। ये लो, ये क्या है अब्दुल्ला? आरिफ पूछता है। मैंने कहा था ना मैं तुम्हें एक तोहफ़ा दूंगा रुखसती के बाद, ये वही है, खोल कर तो देखो। वो लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा देता है। आरिफ तजुस्सुस से उसको खोल कर देखती है तो एकदम से हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी और आंसू आते हैं। कैसा लगा? अब्दुल्ला पूछता है। आई होप आप लोगों को भी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नावल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।